session, namely Shri Rahul Gambhir, Surya Jyoti, Amit Pahuja ji, Mohammad Parvez, Mohammad Khalid, and Shri Raina ji to come on the dais. मैं फिर से एक बार आवाज दूंगा। मैं सेकंड सेशन श्री हिमांशु साहू जी के साथ को मॉडरेट करूंगा और इस सेशन के जो हमारे 6 पैनलिस्ट्स हैं उनको मैं आवाज दूंगा कि कृपया वे मंच पर आएं। सूर्य ज्योति जी आइए, प्लीज कम ऑन द डायस। राहुल गंभीर जी प्लीज। I think more than sufficient time for break has been given. Please, otherwise आप ही को लंच में विलंब होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी, सेशन तो अपने टाइम से चलेगा क्योंकि सेशन थोड़ी कर्टेल होगा। अभी इतना उत्साह हमने देखा है तो सेशन तो चलेगा। तो हिमांशु जी, हाँ उनको बुलाइए, मेरे को मॉडरेटर हैं। हाँ तो 6 पैनलिस्ट आ चुके हैं मंच पे। हाँ तो 6 के 6 लोग हमारे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं। हाँ कौन कौन अभी नहीं आए हैं? खालिद जी आए हैं, आइए। और अमित पाहुजा जी, अमित आया, अमित जी तो राहुल जी हैं, परवेज जी हैं और सूर्य ज्योति हैं और रैना जी हैं। ठीक है। will definitely join us shortly and he will co-moderate the session with me. Please maintain silence unless strictly necessary. Don't speak. मैं जानता हूँ हम सब लोग दृष्टिबाधित हैं तो बात करना हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना देखना बाकी लोगों के लिए। लेकिन मैं एक दो लोगों का नाम मेंशन करना भूल गया। हमारे साथ हेलो, हाँ हमारे साथ विकास जी थे जो हमारे लिए कंपेयर कर रहे थे। अभी वो उनका कुछ कमिटमेंट है, निकल रहे हैं, तो मैं विजुअली इम्पेयर्ड बैंक एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा वो हमारे साथ जुड़े। और हमारे मीडिया पार्टनर रेडियो हमारे साथ हैं, राजेश जी हमारे साथ हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं खुद गौरवान्वित हूँ बहुत आज अपने परिवार के मध्य पहुंचकर, और मैं वेबीवा के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भविष्य में चाहे दिल्ली में हो चाहे कहीं भी आपकी इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित हो, आपको संचालन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। मेरा मुंह हिल रहा है या माइक हिल रहा है? हाँ कोई बात नहीं, जब तक 2 मिनट में हंसेंगे नहीं तब तक मैं मानूंगा नींद आ गई है सबको। हाँ तो मैं परिचय करवा दूं। मैं राजेश आसुदानी अकीब कहता हूं अपने आप को, और रिजर्व बैंक इंडिया में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत हूं। नागपुर में पोस्टिंग है इस समय। और विबीवा जो ये हमारी संस्था है इसका संस्थापक अध्यक्ष रहा हूं। और बस कोशिश करता हूं कि साहित्य है, समाज है, यही जीवन है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ कर सकूं। और मेरे साथ जो हिमांशु साहू जी हैं वो तो आपसे भली भांति परिचित हैं, हमारे वेबीवा के जनरल सेक्रेटरी हैं और इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। पैनलिस्ट्स जो हमारे 6 लोग हैं उनमें राहुल गंभीर जी जो हैं यूनियन बैंक में सीनियर मैनेजर हैं और बहुत एक्टिव हैं, नैब दिल्ली से भी जुड़े हैं और बहुत सारे एक्सेसिबिलिटी चीजों से, टेक्नोलॉजी से वो जुड़े हुए हैं। राहुल जी, हाँ बिल्कुल, हिमांशु जी हमारे साथ हैं, वो आ चुके हैं। और परिचय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राहुल गंभीर जी हैं हमारे साथ, मैंने बताया। सूर्य ज्योति जी हैं हमारे साथ, हमारी ट्रेजरर। और वो ना हो तो आप समझ सकते हैं ट्रेजरर ना हो तो क्या होगा। वो है एसबीआई में। ये भाई कुछ तो बात है भाई, कोई तो बात है। या दूसरा माइक दे दें। हाँ ऐसा
हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी जी हाँ। तो सूर्य ज्योति जी हैदराबाद से आई हैं, एसबीआई में हैं और हमारी ट्रेजरर हैं जैसा मैंने बताया, और इस पैनल पे अकेली महिला हैं इस समय। और वहां फ्रंट एंड में काम कर रही हैं, जैसा मैंने बताया केवल बैक एंड में काम करना सफिशिएंट नहीं है, जैसा अग्रवाल जी ने हमें बताया भी। तो फ्रंट एंड पे काम करना बहुत एक अलग चीज होती है, बहुत मुश्किल भी चीज होती है। तो सूर्य ज्योति जी हैं और इसके अलावा अमित पाहुजा जी भी एसबीआई से हैं। हाँ अमित जी, हाँ एसबीआई से अमित पाहुजा जी हमारे साथ हैं, वो भी फ्रंट एंड में काम करते हैं। तो इनका भी एक पर्सपेक्टिव, ये सारी चीजें कमर्शियल बैंक, तीनों कमर्शियल बैंक हैं। तो अभी सारे कमर्शियल बैंकर्स इस सेशन में, बाद में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स आएंगे। और रैना जी हैं, सुरेंद्र रैना जी, ये आरआरबी में है, ग्रामीण बैंक जो है। तो ये कुछ कमर्शियल बैंक की बात कुछ और होती है और आरआरबी की बात कुछ और भिन्न होती है। वे हमें बताएंगे क्या अलग चीजें हैं और कैसे सब होता है। तो वो जम्मू एंड कश्मीर से आए हैं, जम्मू से आए हैं हमारे बीच सुरेंद्र रैना जी, बहुत बहुत उनका स्वागत है। खास करके जो इतनी दूर से हैदराबाद से सूर्य ज्योति जी हैं, रैना जी जम्मू कश्मीर से हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के जमाने में जब मोबाइल के बटन दबाते इंसान जुड़ जाता है और सोचता है मैं क्यों जाऊं, सब कुछ मेरे पास है, डिजिटल जमाना है। लेकिन आमने सामने होने की कुछ बात ही और है ना? आप मानते हैं इस बात को? हाँ, 2 साल 3 साल से तो उगता गए थे ना कि सब मोबाइल में है, मोबाइल में है। अभी भी कुछ लोग कह रहे थे ऑनलाइन नहीं होगा, मैंने कहा नहीं होगा ऑनलाइन। तो ऐसी बात है। तो सुरेंद्र रैना जी हैं और इसके बाद मोहम्मद खालिद जी हैं हमारे बीच, पंजाब नेशनल बैंक से। खालिद जी चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक, और बहुत ही एक पॉजिटिव पर्सन है। और क्या क्या मतलब जो ग्रे एरिया जो है वर्क की, उसको कैसे बढ़ाया जाए, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक्शंस कैसे हम कर सकते हैं, इसके बारे में भी इनकी राय हम जानेंगे। और अपना हॉराइजन कैसे विस्तृत किया जाए, उसकी बातचीत भी होगी। मोहम्मद परवेज जी हमारे साथ हैं और परवेज जी इंडियन बैंक में सीनियर मैनेजर हैं लखनऊ में। तो ये 6 नामी गिरामी लोग आज हमारे साथ इस पैनल पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, भाषण नहीं देंगे, किसी को भी 2 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दूंगा। हाँ, तो इस पैनल का जो टाइटल है आपने पढ़ा होगा शेड्यूल में, वेरियस जॉब रोल्स which we can do, which we are doing, exploration of the new horizons and barriers therein. हम आज क्या क्या कर रहे हैं being blind bankers, और आगे क्या क्या किया जा सकता है और उसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या बैरियर्स हैं। इस मामले में इस पर हम बातचीत करने वाले थे 2 घंटे, सोच लीजिए। तो अब ये है इस कॉन्फ्रेंस का, इसको क्रक्स कहा गया है इस हमारे सेशन को। वो क्यों? क्योंकि देखिए विबीवा बना तब जब कुछ लोग आए। I was one of the first bankers. I joined RBI in way back in 2004 as a first grade B direct recruit officer in RBI. Then the challenge was what to do. मैंने कहा ना अंधों को भी बैंकिंग में ले लेते हैं। तो सवाल ये है कि बैंक में जॉब तो मिला, आज भी जब एक नया बैंकर बैंक में जाता है, दाखिल होता है, तो सबसे पहला सवाल उससे अगर पूछा जाता है तो वो ये आप करोगे क्या? गलत कह रहा हूं मैं? कई लोगों का ये तजुर्बा है, many people have experienced it, right? Yes. So then we thought, yes, it's not their fault. जब वो पूछते हैं कि आप क्या करोगे, तो वो प्लीज थोड़ा शांति बनाए रखें। ये बड़ा साइड स्क्रीन से तकलीफ होती है बैट्समैन को, हैं? हाँ, तो क्या करेंगे? दूसरा सवाल होता है कैसे करोगे? कैसे? हाउ विल यू डू इट? नो, देयर आर 2 इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस क्वेश्चन हाउ। वन इज ऑनेस्ट क्वेश्चन हाउ, कैसे करोगे आप, मेथड क्या होगा करने का, आप देख तो नहीं सकते। दूसरा होता है रिटोरिकल क्वेश्चन, नॉट ऑनेस्ट क्वेश्चन, करोगे कैसे, मतलब तुम नहीं कर पाओगे, है ना? तो वी आर ओके विद द ऑनेस्ट क्वेश्चन। ऑनेस्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज वेलकम, बट रिटोरिकल क्वेश्चन इज नॉट। दैट शोज ऑफ द एटीट्यूड।
तो मैं सबसे पहला सवाल अपने पैनलिस्ट से यही पूछूंगा कि आप क्या करते हो और कैसे करते हो। ऑनेस्ट क्वेश्चन है दोनों, रेटोरिकल क्वेश्चंस नहीं है। तो ये इससे पहले मैं पैनलिस्ट के पास दूं इस सवाल के जवाब के लिए, हमारे विभिवा की वेबसाइट पे आपको जॉब लिस्ट मिलेगी। वो हमने कंपाइल की है बड़ी मेहनत से, जो लोग एक्चुअली काम करते हैं। पर उसमें यह है कि क्या क्या किया जा सकता है। 1 लाइनर्स हैं, 2 लाइनर्स, 4 लाइनर्स। पर हमारा नेक्स्ट रेजोल्यूशन रहेगा शुरू में, पैनल डिस्कशन शुरू होने से पहले ही मैं रेजोल्यूशन की बात कर रहा हूं। हर पैनल में हमारे रेजोल्यूशंस रहेंगे इस कॉन्फ्रेंस में। हमारे यहाँ कौन है जो डिक्टेशन ले रहे हैं डायस पे? काजल जी या मीनाक्षी जी? हाँ जी, नहीं, डायस पे डिक्टेशन मोनिका जी ले रही हैं। हाँ, तो मोनिका जी इस बात को आप नोट करें कि वो जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ जॉब्स टू बी डन will be prepared job card wise, step wise, detailed procedural steps will be specified and it will be expanded। ये पहला रेजोल्यूशन है। सिर्फ ये कर दूंगा ऐसा नहीं, वो आप कैसे करते हैं उसमें 8-10 स्टेप्स क्या इन्वॉल्व हैं, and whether each step is accessible, if it is not accessible what is the workaround, and if you have to depend on somebody or you have to take help of somebody, human aid जैसा मैंने हुआ में H कहा है, तो वो भी वहां स्पेसिफाई किया जाएगा। जैसे मैं बताऊं, मैं कंप्लेंट से डील करता हूं, आरटीआई से डील करता हूं, लीगल केसेस से डील करता हूं अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन मुझे ह्यूमन हेल्प उसमें लेनी पड़ती है। सारी चीजें एक्सेसिबल हैं, एक लेटर में बना लेता हूं, लेकिन साइन कहां करूं इसके लिए मुझे ह्यूमन हेल्प लेनी पड़ती है कि साइन कहां करूं, और ये सारे ब्लाइंड पर्संस को लेनी पड़ती है। तो ये नोट करने वाली बात है कि डिटेल्ड स्टेप वाइज लिस्ट ऑफ जॉब्स विल बी प्रिपेयर्ड, इतना आप बस नोट कर लें, ठीक है। तो अब मैं पैनलिस्ट से कहूंगा कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, थोड़ा सा विस्तार में समझाएं। जहां जहां आपको मदद की आवश्यकता होती है, जहां जहां एक्सेसिबिलिटी चैलेंजेस होते हैं, उसको आप क्या करते हैं, ये 2-2 मिनट में हम समझाएं। तो पहले मैं क्या अल्फाबेटिकली शुरू करूं, अमित जी से? जी अमित जी। Yes, good afternoon everyone. So मैं ब्रांच I work with SBI और मैं ब्रांच में पोस्टेड हूँ। तो मैं ब्रांच की पूरी डिजिटल बैंकिंग की जर्नी देखता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ। सो जब सबसे पहले जब कस्टमर एक ब्रांच में विजिट करता है तो या तो वो कुछ पूछने आएगा या अकाउंट, सबसे पहले तो जर्नी स्टार्ट ही अकाउंट ओपनिंग से होती है। तो जो हमारा SBI है वो आजकल डिजिटली अकाउंट ओपन करते हैं हम। सो वी हैव एन ऐप कॉल्ड योनो। योनो इज यू ओनली नीड वन। योनो का टैगलाइन है बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल दोनों। तो योनो पे हम कस्टमर, आई आस्क द कस्टमर टू डाउनलोड योनो। पहले उसको योनो डाउनलोड कराते हैं उसके ऐप में, उसके फोन में। और अगर सबसे बड़ा चैलेंज आता है, सबसे पहले कस्टमर बोलता है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। तो अब इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो भी हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। अगर नहीं है तो हम उसको अपना गेस्ट वाईफाई एक्सेस देते हैं, जो कि ओनली फॉर कस्टमर्स होता है, गेस्ट वाईफाई। ये सारी चीजें क्लाइंट व्यक्ति कर सकता है, विच इज कंप्लीटली एक्सेसिबल फॉर अ वीआई पर्सन। उसके बाद उसको योनो डाउनलोड करवाया, उसके बाद उसको डाउनलोड करवा के हम अकाउंट ओपनिंग का उसको पूरा प्रोसेस करवाते हैं, which takes around 5 to 10 minutes, जहाँ पे वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन खुद एंटर करता है। तो उससे एक तो एरर्स की संभावनाएं नहीं रहती हैं क्योंकि कस्टमर अपनी इंफॉर्मेशन खुद एंटर कर रहा है, और वो अपनी ओवीडीज जो होते हैं जिससे हम अपने अकाउंट खोलते हैं वो भी वो अपने खुद एंटर करता है। उसके बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो हमारे क्लरिकल स्टाफ को देता है और क्लरिकल स्टाफ उसका अकाउंट ओपन करते हैं विद इन 10 मिनट्स। द एंटायर प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड विद इन 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स में उसको अकाउंट नंबर मिल गया। तो पहले तो डिजिटल जर्नी की स्टार्टिंग ही हो गई। उसके बाद एटीएम चेकबुक उसके घर जाता रहेगा विद इन 10-15 डेज। उसको नेट बैंकिंग अगर देना है तो वो उसको अकाउंट नंबर उसके पास आ गया, वो इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक करेगा योनो पे और अपना यूजर नेम पासवर्ड खुद क्रिएट करेगा और एक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। वो फिर हम उसे सिस्टम पे एंटर करते हैं, वो भी हमारे क्लरिकल स्टाफ उसे एंटर करते हैं और उसका नेट बैंकिंग भी विद इन 5 मिनट्स चालू हो जाता है। ये आप नहीं करते, ये और कोई क्लरिकल स्टाफ करता है इसमें? मैं कस्टमर को योनो पे पूरा एक्सेस करवाता हूँ, यूजर नेम पासवर्ड वो अपना खुद बनाता है और
यूजर ने पासवर्ड वो बनाता है और अपना रेफरेंस नंबर उसको जनरेट करवाता हूँ, मतलब पूरा कस्टमर इंटरेक्शन रहता है। और अगर उसका कोई डाउट भी होता है कि योनो पे उसको, जैसे मैं तो एक चीज करवा रहा हूँ, उसको योनो पे और 10 ऑप्शन दिख जाते हैं, वो पूछता है ये क्या है सर, इससे क्या होता है, ये चीज क्या है, तो पूरा वो एक अवेयरनेस का सेशन साथ साथ चलता रहता है। As a scale 3 officer, are you doing the same, sir? No, I'm not a scale 3 officer. I am assistant manager and scale 1 officer. लेकिन क्या यूनो एक्सेसिबल है? यूनो भी एक्सेसिबल पूरा नहीं है। No. योनो इज, Even I checked in Android. Yono Lite is so actually. सर अभी तो हम जॉब रोल्स की बात कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट तो अभी आएगा। जॉब रोल्स तो अभी जो कस्टमर आ रहे हैं वो सारे वीआईस तो नहीं आ रहे ना अभी। Okay, correct. तो उसके बाद ठीक है, वो रेफरेंस नेट बैंकिंग उसको मिल गया, तो ये डिजिटल बैंकिंग की जर्नी रही। अपार्ट फ्रॉम ये तो चलो एक ऑपरेशनल पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एडवांसेस की। तो एक हमारा प्रोडक्ट होता है PAPL, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, तो जो कि उसकी लीड्स जनरेट होती है, हमारे पास लीड्स आती हैं। उस कस्टमर, मेरा पर्सनली मेरा ये रहता है कि मैं कॉल करता हूँ और पूछता, मतलब आई आस्क द कस्टमर कि डू यू नीड अ पर्सनल लोन। तो मुझे ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मैं दिन में अगर 20 कॉल्स करता हूँ तो मुझे 4 to 5 मिल जाता है कस्टमर। और आई आस्क हिम टू विजिट द ब्रांच, वो ब्रांच विजिट करता है, उसका वही प्रोसेस पूरा योनो डाउनलोड करवा के, और उसको मैं विद इन 5 मिनट उसको PL उसका अप्रूव हो जाता है और विद इन 5 मिनट उसके सेविंग अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। लीड कन्वर्शन हो जाता है, कन्वर्शन, that is conversion. Yes, Are you able to access that PAPL lead report independently? Yes sir. So what happens is, जो हमारा वो जो leads आती हैं, only the branch manager is able to get those lead, और वो leads जो होती हैं वो Excel फाइल में होती है, which is pretty much accessible। तो वो जो एक्सेल फाइल ही होती है वो हमें मिल जाती है, जिसमें कस्टमर की सारी डिटेल्स होती हैं कि उसको जो कस्टमर को कितना लोन मिल सकता है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो उसमें मुझे कोई हेल्प एज सच ह्यूमन असिस्टेंस की चाहिए नहीं होती है। तो जो आपके जॉब रोल में कहीं कोई ह्यूमन एड या कोई एक्सेसिबिलिटी चैलेंज इस समय है आपको, जो आप कर रहे हो इस समय, या you recommend it's a totally independent job card which can be done by a blind person? ऑनेस्टली जो काम मैं कर रहा हूँ, मुझे बहुत ही कम ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत होती है। कहाँ होती है, यही तो हम सुनना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि अब मैंने बताया कि कस्टमर ने रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया, तो एक फॉर्म जनरेट होता है, ठीक है, एक फॉर्म जनरेट होता है जिसमें वो कस्टमर साइन करेगा, कंसेंट फॉर्म जिसे हम बोलते हैं। वो कंसेंट दे रहा है कि मैं आपको ये रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ और आप इसे एक्टिवेट कीजिए। तो वो मैंने तो उसको जनरेट करवा दिया, बट वो क्लरिकल स्टाफ के पास जाता है और वो उसे सिस्टम पे देखता है, एंटर करता है और फिर उसका सिग्नेचर वेरीफाई भी करता है। So small intervention. Yes. Actually, after completion of reference number generation, उसके बाद मैकर चेकर both roles रहता है सर। Okay. See, one thing. Please, आप जो भी ऑडियंस में से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप clerical staff and Please. the checker will be an officer. Officer, yes. right, please Yes. first tell your name so Please that say your name first. My name. Yes. I am doing this very independently. And thereafter, Then since after the reference code is generated, the customer goes to another counter to the clerical and he gets his work done. okay, and then it will be account finally will be open. Yes. So मैकर verification चेकर of approval KYC, documents and all that is not the That is not my job. That is the clerical yeah. job. This clarity. Actually, for this, then no need KYC. if KYC is completed, you know Yeah. it's possible. See, Another option take care. please, Another option you take care. are telling how a customer opens account. We are discussing what VI can do as Yes, a bank yes. employee in that and what he cannot. He cannot. Yes, because जब वो customer clerical staff के पास जाता है, Until generation code to the first one thing, चलिए ये बहुत अच्छी एक आपको मिला इससे इंसाइट। एक Just one thing I would like to tell sir. हम गाइड करने के लिए कस्टमर शुड बी एजुकेटेड। कस्टमर शुड बी एजुकेटेड। प्लीज नहीं प्लीज देखिए, यहाँ पर आप फोकस डाइवर्ट मत कीजिए डिस्कशन का। Hello. डिस्कशन का फोकस है कि VI एज अ बैंक एम्प्लॉय इसमें क्या कर पा रहा है और कहाँ रुकना है उसको। आप एक कस्टमर बन के बोल रहे हैं कि ये करना है, वो करना है, वो करना है, ऐसा प्लीज डोंट डाइवर्ट द फोकस प्लीज। No sir. So we are discussing about the VI employee, how you can help a person open an account, what you can do and कब उसको दूसरे काउंटर पे भेजना है ना। तो ये जॉब रोल की बात हो रही है यहाँ, SBI कस्टमर की बात नहीं हो रही है यहाँ।
Yes, yes. Please. And friends, Yeah. another thing, whosoever wants to speak, just raise your hand. Mic will reach to you. Then only. Otherwise, it will be. Yeah. So now from front end, let us go to the maybe Rahul ji. आप बताइए. What do you do? And So, good afternoon everyone. Once again, मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ regarding job profiles. तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर सब लोग मुझे सुनेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे और हम एक मोनोलॉग नहीं डायलॉग करने आए हैं यहाँ पर, तो आप हम लोगों से बात कीजिए, हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि राजेश सर ने शुरू में बताया कि करोगे क्या, ये लोग हमसे पूछते हैं, लेकिन मेरी जो जॉब है, मैंने 2009 में बैंक ज्वाइन किया था एज क्लरिकल, 11 में ज्वाइन किया एज ऑफिसर और 11 साल की नौकरी में 10 ट्रांसफर्स हो चुके हैं। क्या बात है, ठीक है। तो लोग मुझसे नहीं पूछते हैं कि करोगे क्या, मैं अपने आप से पूछता हूँ करेगा क्या। ठीक है, तो ये आई थिंक दिस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस। नाउ 11 ट्रांसफर्स, व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? मतलब या तो मैं कहीं काम नहीं करता हूँ इसलिए भगा दिया जाता हूँ, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। 11 ट्रांसफर्स में 11 प्रोफाइल्स हैंडल करने का मौका मिला। If I tell you about my career progression, what I am doing presently is something very niche, वो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन ये जानना जरूरी है कि मैं क्या क्या कर चुका हूँ। उससे रिलेटेड अगर किसी ऑडियंस में किसी के सवाल हो तो हम जरूर जवाब देंगे। मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे मिला रिसेप्शन हैंडल करने का काम और फोन कॉल, जैसा कि फहर विजुअली इम्पेयर्ड के साथ होता है, आप शायद मेरे साथ जुड़ पाएंगे इस बात में, कि टेलीफोन उठाने का काम मिला। उसके बाद दूसरा काम मिला टेलीफोन मिलाने करने का, मतलब पहले इनकमिंग हैंडल करने का, सेकंड काम मिला, सेकंड असाइनमेंट वाज आउटगोइंग। Okay, so the second profile which I got was of making outgoing calls. I hope you can guess that it was the work of credit monitoring. Okay, then I spent around 3 years in that profile. Then the next profile which I got was of business process transformation. Okay, in the bank, I was there was a profile at regional office, so I was made the champion. Okay, so business process transformation. Next profile which I got, it was not a telephonic profile, it was off-site monitoring. So off-site monitoring में you detect frauds from the branches. Okay, ये profile थे regional offices के. Then after that I got a profile of planning and development, जिसमें suspense और sundry की entries को, जो pending entries होती हैं उन्हें close कराना होता है. So that was the next assignment. This was all at regional office level and specifically regional office level. Then I got an opportunity to work at the corporate office, where I was formulating the policies for the bank in area of credit monitoring and making the credit monitoring process digital. I was fortunate enough to be identified as an officer who conceptualized with a team a credit monitoring portal which is still being deployed in the bank and people are using it. Now after that, completing that, I got an opportunity to again come back to the regional office and work in area of credit recovery. Okay, and then I went to the branch and I was working as a credit officer in one of the branch. After that I got an opportunity, आपने सुना होगा मोदी जी ने 75 डिजिटल ब्रांचेस लॉन्च की थी. ओके, एंड उस ब्रांचेस का नाम दिया गया था 24 आवर्स डिजी कनेक्ट ब्रांचेस. सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू हेड एंड ओपन दैट ब्रांच एंड आई वाज हेडिंग दैट ब्रांच फॉर 6 months. सो यूनियन बैंक ने 6 ब्रांचेस ओपन की थी दिल्ली की, जिसमें से दिल्ली एक ब्रांच दिल्ली में खोली गई थी. और अब मैं आ जाता हूँ कि मैं आज क्या कर रहा हूँ. मैं आज काम कर रहा हूँ डिजिटल एक्सेसिबिलिटी के ऊपर और एम्पावरिंग कस्टमर्स विद डिसेबिलिटीज एंड स्टाफ मेंबर्स विद डिसेबिलिटीज. क्योंकि अभी की जो बैंकिंग है, आप सब लोग, मैं इस आगे के पैनलिस्ट के साथ भी चाहूंगा कि उसके ऊपर थोड़ा बात करें. हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारी जो रिलेवेंस है, वो तब तक है जब तक हम कस्टमर सर्विस दे पा रहे हैं और कस्टमर कनेक्ट बिल्डअप कर पा रहे हैं.
Okay, we'll be. Are you low vision or totally, sir? First, I want to know. Totally. I am a totally blind person. Yes, I should have mentioned this. Thank you for asking. So the most important thing is what banks are focusing, that one should be able to generate business, maintain business. Okay. If I talk about my bank and Union Bank of India, we have a वो तब तक है जब तक हम कस्टमर सर्विस दे पा रहे हैं और कस्टमर कनेक्ट बिल्डअप कर पा रहे हैं. Okay, we'll be. Are you low vision or totally, sir? First, I want to know. Totally. I am a totally blind person. Yes, I should have mentioned this. Thank you for asking. So the most important thing is what banks are focusing, that one should be able to generate business, maintain business. Okay. If I talk about my bank and Union Bank of India, we have a campaign ongoing that every staff member has to bring 2 retail customers and 2 CASA customers. See, I am not talking that these things are mandatory and these things should become mandatory. But if we have to maintain our relevance, then we have to focus in these areas. Now, how come so much profiles I could have handled? Because I consider that I am a learner. And bank has given me an opportunity to learn new things and execute new things. How I learn, how I leverage technology, थोड़ी देर में बताऊंगा, नहीं तो बाकी पैनलिस्ट को मौका ही नहीं मिलेगा बात करने के लिए. So I'll pass on to Rajesh sir. But only question, yes, Rahul. yes. Very wonderful to learn about your profiles. 11 job roles in 11 years. Wonderful, really. My only question to you at this juncture is that please say something about, because see, these things, had it been any cited officer also, फिर भी बहुत admirable चीज होती है. फिर भी तो आपके ब्लाइंडनेस और इनका तालमेल आपने क्या बिठाया, ये ब्रीफ में एटलीस्ट यू शुड मेंशन. So definitely blindness, जो blindness की स्ट्रेंथ थी उसको यहाँ यूज किया गया. लेकिन अगर मैं ह्यूमन असिस्टेंस जो कि बाकी पैनलिस्ट से भी पूछा जा रहा है, मैं उसके बारे में बात करूंगा. So जितने भी आप मेरे प्रोफाइल्स अगर देख रहे हैं, इन प्रोफाइल्स में मेजरली यही एंट्री पॉइंट था कि ये फॉलोअप के प्रोफाइल्स हैं. मैंने इन प्रोफाइल्स को फॉलोअप के प्रोफाइल्स ना बना के इनोवेशंस यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके अदर वे राउंड किया. हम ह्यूमन असिस्टेंस की बात करते हैं. अगर मैंने क्रेडिट मॉनिटरिंग की अगर आप लोगों से बात की तो हम नोटिसेस भेजते थे बोरोअर्स को. नोटिसेस निकाल लेना, बोरोअर्स को भेजना एक्सेसिबल प्रोसेस था, लेकिन उन नोटिसेस को पैक करना, दैट वाज समथिंग वहाँ ह्यूमन असिस्टेंस चाहिए थी. दूसरा, वो नोटिस वापस आ गया, अभी मैं क्या करूं? वहाँ कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी. कितने 100-200 नोटिस वापस आ जाते थे, अब उसको पढ़ने के लिए तो पूरा दिन निकल जाएगा. तो उनकी सॉर्टिंग करना और उनको रेलिवेंट ब्रांचेस को भेजना, दैट वाज समथिंग चैलेंजिंग. Thirdly, when I was at corporate office level, when I was making policies, हम अपने परिवार में ही बात कर रहे हैं तो I will be factual, okay? I don't want to boast wrong things, so let us be practical. तो जैसे हम बोर्ड को नोट्स भेजते थे, बैंक का जब रिजल्ट आता है तो उससे पहले एमडी और या बोर्ड को नोट्स जाते हैं, रिजल्ट से पहले फिगर्स जाती हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो वो मंथली भी जाती हैं और क्वार्टरली रिजल्ट के टाइम भी जाती हैं. मैं बहुत अच्छे से एक्सेल में बना लेता था, मैक्रो यूज करके ऑटोमेशन कर दिया, सब कुछ कर दिया, बहुत बढ़िया डिजाइन कर दिया. लेकिन जब उसको प्रिंट करना पड़ता था तब लगता था कि अब साइटिस्ट असिस्टेंस की जरूरत है. और अगर मैंने प्रिंट भी कर लिया, मान लो कि मैं बहुत अच्छे से मैक्रो डिजाइन किया, फॉर्मेटिंग भी 100% आ गई, और प्रिंटिंग में फिर भी कोई एरर हुआ, तो I cannot take that risk because it is going to the board of the bank. Yes. So at that time I need cited assistance to check the formatting. अब जब पॉलिसीज डिजाइन करते हैं, जब एक्सेसिबिलिटी के डोमेन में काम करते हैं, कंटेंट बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, लेकिन साइटेड लोगों की जो प्रेफरेंसेस होती है ना, वो एक विजुअली इंपेयर्ड को समझना काफी चैलेंजिंग है. और ये रीजनेबल अकोमोडेशन का पार्ट भी है कि अगर मैंने आपको एक रीजनेबली गुड फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट दिया है, so a sighted person should accept it, but there are limitations.
So to get the documents presentable in best possible format, we need sighted assistants to manage specifically the graphics. Okay? Yeah, Rahul. Yes. There is another question arises from your work profile. Like as you have worked in the branch as a credit officer, so what specific task you were handling at that point of time? Yes, very interesting question. I was expecting this one. Okay, so in credit, when I was working as a credit officer in the branch, let me be very clear, I was not doing the credit inspections and the credit processing of business loans. Because in that you require a judgment, you require a visual aspect of it. Okay, काजू की फैक्ट्री को फाइनेंस करना है, अब वो काजू असली काजू है या नमकीन वाले काजू है, खा के ही पता चलेगा, लेकिन खिलाएगा तो बढ़िया वाले ही है ना. So yes, so one has to be very clear on that. I was into the retail area of credit. I was taking care of review renewals, timely review renewals, generating new leads, and I was exploring a new profile of digital documentation because अभी काफी management digital documentation आ गया है retail loans, wherein you need not to get the document signed from the borrower. It is digitally signed through OTPs. Like PAPL जो है वो उसी का एक modified version है. तो मैं वो एक्सप्लोर कर रहा था, तो करते करते मेरा बताया था ना 11 ट्रांसफर हुए थे, तो 11वां आ गया था. ठीक, चलिए. यस. So yeah, small. As you are headed the branch. Your name, Yes. please. Name, please. I want to know just Name, please. first thing is. Yeah. Name, please. Your name, please. Your name. Sorry, myself Anjali sir. I'm working as a Canara Bank manager, sir, in Hyderabad. Okay. Okay. Yes. So I'm sorry if I am wrong. The first one is get the chance. I would like to add the heading the branch. That is, I'm thinking since 1 month. Many people are asking me, our colleagues are my colleagues also. So as a visual impact person, if we head the branch, what are all the challenges will come? How can we independently we can head the branch? And now I'm doing fortunate or unfortunate. Even now I'm doing Tamil presentation only. Okay, I got your question. I'll answer this. Okay. So if you have heard, I said that I was heading a digital branch. Okay. So in that it was a paperless branch wherein I was just a facilitator to maintain and upkeep my machines. Okay. I had to just take care of the logistics and generating business for the bank. That if somebody comes for cash withdrawal, I should be able to convince him that see, you are coming for cash withdrawal, you are maintaining an account with ICICI Bank, let's open an account for you at Union Bank of India. Or what your kids are doing, let's give you an education loan. Okay. So these were, and for managing that, there were a lot of technical resources that I had to maintain. So I was not handling or heading the mainstream branch. Let me be very clear on that. Okay, no one should quote that from Bibiba Dice. We are saying that one of the panelists was heading the branch. This panelist was heading a Digi branch, okay, which was paperless, where transactions were happening through customers. Okay, bank officer did not had any role to play in that, only providing the resources, digital ecosystem that he is able to complete his transactions. I hope I am able to answer your question. Yes. So Rahul, from your extensive presentation, we get this that whatever we do, the acronym हुआ जो मैंने यूज किया था शुरू में, तो हुआ के साथ कैसे होता है ये हम बता रहे हैं. Human Aid, Universal Design, Assistive Technology and Accessibility, to refresh the acronym in the mind of everybody. तो ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें हुआ कहाँ फिट होता है? ह्यूमन असिस्टेंस चाहिए नहीं चाहिए? If human assistance is wanted, whether we get it or not, legally can we get it or not, ये सारे explorations की बात है. We are part of the team, yes, we can make the people work who are our subordinates, we can make them work. और even our superiors को भी हम request करें, उनको sensitize करें, तो human aid वहाँ से भी मिल सकता है, colleague से भी मिल सकता है. Then universal design, assistive technology and accessibility, these four, how we work with all these four, this is actually the challenge. And second point we got from this is that even with Hua, there are some red lines which we cannot cross at the moment, like heading the branch or being the credit officer, accessing the credit, doing the credit appraisal
thing particularly. These two are the peculiar red lines which SBI had made mandatory for promotions, and we fought back, and we are fighting back, and we will win, and we have won. We have won. In legal session हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो ये दोनों चीजें सामने आई. अब मैं I would request again to the front end. I would request Suri Jyoti to tell what she is doing and how she is doing and what is the role of HUA in that. Please, Suri Jyoti. I'm from Hyderabad. I work with State Bank of India. Today I will share my work experience with all of you in exploring all the possible areas where I have worked. I have joined bank in 2009. I have worked with 4 branches till now. As Rahul said, in the first branch I used to handle reception counter, where I was given a phone to answer, to lift the calls. As a receptionist, I used to guide the customers to respective counters. First thing I have done is knowing the theory. I used to sit in each and every counter of the branch, and I was asking them what are the works they are handling in the counters and what are the requests by the customers. I have developed a command on the theory. What are the DD charges? What are the RTGS charges? What are the interest rates? What are the loan eligibilities? If a senior citizen comes, how should I guide him to get the proper interest? So I have learned everything. I worked with my voice for 5 years. I have joined in 2009. I was given system in 2013. But I can proudly say today that morning 10 to 5, I had complete activity in my hand even in those 5 years. Wonderful. Yes. My mind was never idle. I never sat empty. So later I was transferred to another branch. Here I would like to say that it was a scale 5 branch, and my AGM did not accept me to report the branch even. Oh. So she made me to sit aside for 6 months in a chair, in a customer chair. So I was not given a counter. Daily I used to go to her and tell on my abilities, because creating awareness is our responsibility. Learning is a continuous process, and we know our disability and we know our abilities. So I always feel that whenever we are in a new place, I feel others are newborn babies. Very good. And we are in a mother place because we keep all the efforts to make them understand what we are and what they are. So it takes little time for a baby to crawl, to sit, to stand, to walk, to run. And it differs from baby to baby. So one baby may sit in around 3 months, around 6 months. So it depends upon others also. They may take 1 year to understand us, 2 years to understand us, but we should have patience and commitment. We should continue it. Later, when I was given system, all were confused what work should be given to her again. So that taking system is different. I know how to access the system, but again I have to learn how to operate the system in the bank. So I started learning from all the sources. Then GCC machines have come in 2013 and 14. Though GCC machines are not accessible for us, it will not read. What is GCC? GCC is green channel counter, sir. Okay. It will have a numeric keypad like our landline. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and a dot will be on 5. 5. So we can manage it independently. It's like a POS machine. POS machine. So with that machine, customer need not fill the form for depositing and withdrawal up to 40,000. So a GCC machine was kept in my counter. I should thank that AGM, next AGM, not the previous AGM. So she had some confidence in me and she had given that machine. I used to handle whole GCC in the branch, and I would say that that branch had 57 staff. Oh. And I was the only person who handled GCC in that branch. Sir, it will not read out anything. Okay. We just
swipe the ATM card and enter the account number there. Customers would help us in telling the account numbers. At that time, we did not have seeing AI and all. So I used to enter the account number, one receipt will be generated. They will take the receipt and just give the cash in the cash counters. So it is a duty of the cash teller to generate that receipt also. It is a 5 minutes job, 4 minutes job is done by us only. So you insert the card of the customer. Yes, sir. Right? I will. Yes. Automatically it will take the account. Take the account number, but we have an option transferring funds also in the machine. So for that we need to ask the other party account number. Then here sighted person's help is required because once we enter other party's account number, name will come there. So the customer will help me in reading the account number. Customer will. Customer, correct. Customers will. Actually, in that machine, my name is Babji. Yes. Sorry, interrupting. Yes, tell me, Babji gar. Actually, in that machine, there is options, sir. For example, number 1. Yeah, cash deposit, 2 cash withdrawal, 3 transfer funds, like generating OTP. So, options are remember. Yes, sir. We can remember and we can easily handle. So I started doing this. Then, when I was in SBI, State Bank Freedom app was there. Now it is not there as it is merged with SBI. I used to handle whole State Bank Freedom app on my own, sir. Downloading to transferring funds, I used to guide the customers and daily count how many State Bank Freedom apps are downloaded from this branch. Even AGM used to come to me today 10, yesterday 12, why 2 decreased. She used to ask only me. Then all the general inquiry counters, general inquiries like my ATM, I have applied ATM card. I have not received it. We can check the ATM card status screen in State Bank. I think it is same with other banks also. We can guide the knowing their balance in printing passbooks, new passbook printing, and also it's called barcode feeding, and also unblocking cards, debiting charges for this return ATM cards and return checkbooks, issuing checkbooks, issuing ATM cards. Sir, I will take sighted assistance in verifying signatures in some cases where temporary address has to be added. And in case of KYC, I feed PAN cards, Aadhaar cards, but here what are the risky areas? I never feed mobile numbers. Okay. Because now the world runs on mobile numbers. So I never feed mobile numbers. We can feed PAN cards because it fetches the data. It will tell us the name which is there on the PAN card. So I do all these things. Yes, so another thing, were you ever asked to do posting and passing activities ever? No, sir. I never involved in that, and no, I have not faced such. And exploring the new things, what are the other activities at the branch level which you think can be managed with Hua? I mean, Hua is clear, no? Yes. So what are the new things? All this you have been doing, but do you think there are some unexplored activities which really again can be taken up further? Sir, if a customer comes for balance, we can let him know about other sources also, where now in SBI missed calls service is there, 1800123455, and also WhatsApp banking is there. We can let them know about it. And as Amit told, PAPL. Sir, PAPL, as Amit told, it can be done in the same counter, though it is a visually challenged, though it is a sighted person. We can give crores of business to the branch from that. And also housing loan top-up, sir. And we can take high network individuals list from the branch from managers, and we can call them and we can convert those funds to other best schemes. So there are plenty of plenty of jobs, which a blind person can do. Absolutely, sir. And of course, you have also touched upon the red lines, definitely, like adding the mobile number and all. Yes. That should not be really done because we can't verify, right? Or even verifying the signatures at times, except a few instances. But verifying signatures is a red line. Yes, sir. Where we should draw. Yes, sir. And
We can keep standing instructions also, sir. Yeah, standing instructions. Correct. Yeah, Yes. SI also. Yeah, that Yes. can be done. That was very good. Yeah, Suryajyoti ji, very thank you. I would like to take it. Yeah, anything? Yes, yes. One thing that one of the important takeaways from Suryajyoti that all of us will agree that one has to keep on exploring and keep on learning and keep oneself aware. One thing which I appreciate and that I heard from Suryajyoti that she's aware about the circulars and the present provisions. So one of the key things which Rajesh sir, I think you can touch upon, keeping oneself updated with the circulars. Yes, of course. Of course. Yes. This is of course the sine qua non. Circulars are there. RBI site should be seen daily. What are the new circulars issued? Banks sites should be seen daily, because nowadays no hard copy circulars are issued. All are available online, and we can very well read them. There is no problem in that, isn't it? So keeping ourselves updated. Even one more takeaway from Suryajyoti's speech is that creating awareness is our responsibility. Yes, absolutely. We have to sensitize the people, even if they ask the rhetorical question, how will you do? We have to take it as the honest question, है ना? अगर वो ऐसे भी पूछते हैं, तो भी हमको उसको positively honest question मान के उसका जवाब देना है कि हम कैसे करेंगे, उनको दिखाना है, demonstrate करना है कि हम कैसे करेंगे. तो she has taken the very beautiful analogy of a baby, you know, how we teach the baby, how we make her or him crawl and then walk and so people are like, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, जब मैं स्टेज से बोलता हूँ समझता हूँ सारे लोग अज्ञानी बैठे हैं सामने. ये मेरी दिक्कत है ना? हाँ, तो इसी कड़ी में एक बहुत मैं ब्रांच पर ही अभी हूँ, ब्रांच की ही बातें चल रही हैं, तो एक बहुत ही पायनियरिंग एक्टिविटी बहुत साल पहले हुई थी और हमसे वो जुड़े हैं, प्रत्यक्ष रूप से एक्सप्लिसिटली नहीं जुड़ते, लेकिन हमसे हमेशा जुड़े हैं और वो हमारे साथ सामने बैठे हैं आज. तो मैं उनको कहूंगा कि 2-4 मिनट हमें बताएं. आप सब लोग परिचित हैं उनसे, और वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रांच में प्रोडक्टिविटी की शुरुआत की, मैं ऐसा कहूंगा. और उन्होंने पासबुक प्रिंटिंग, he was the first person known to all of us who took the initiative and did passbook printing in a branch. मेरी मुराद है श्री पुष्कर राज पांडे जी से, और वो आए और हमें बताएं कि उनका ये एक्सपीरियंस और हुआ ह्यूमन एड, यूनिवर्सल डिजाइन, असिस्टेड टेक्नोलॉजी, एक्सेसिबिलिटी, ये कैसे, किस तरह से, और उनको ये साहस कहां से आया कि उन्होंने इस तरह बहुत वर्षों पहले उन्होंने ये शुरुआत की थी. आज हम जिन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उन्होंने एक पायनियर, फर्स्ट पर्सन बन के इसकी शुरुआत की. तो पुष्कर राज जी, आप हमें प्लीज बताएं. माइक दीजिए, माइक उनको दीजिए. आज मुझे ये अवसर मिला है कुछ बातें आपके साथ बांटने का. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का, और जो चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं वो आप तक मैं पहुंचाना जरूर चाहूंगा, क्योंकि जिससे आज आने वाली पीढ़ी को भी इसकी जरूरत है कि वो चैलेंजेस होते हैं सबके सामने और उनको फेस कैसे किया जाए. मेरी ज्वाइनिंग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एज ए क्लरिकल 1987 में हुई थी, 23 अक्टूबर, और उसके बाद से मैंने इस बैंकिंग की शुरुआत करी, यात्रा की. स्टार्टिंग में मैं एज ए टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट था, और जब उसके बाद जब कंप्यूटर का आगमन हुआ, कंप्यूटर आए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब टाइपिंग का काम खत्म हो जाएगा. और सच में वो बात सही थी कि आजकल तो आपको टाइपिंग मशीन शायद देखने को मिलेंगी भी नहीं, बहुत कम मिलेंगी. तो वो दौर था मेरे लिए जब खाली बैठने वाली स्थिति आ गई थी. स्टार्टिंग में तो मैंने काफी ट्यूशन लिए, काम किया, लेकिन एक दौर ऐसा आने वाला था जब मुझे खाली बैठना, मुझे बहुत बुरा लगने लग गया कि लोग तो काम कर रहे हैं और मैं खाली बैठा हुआ. कुछ मुझे भी ऐसा महसूस होने लग गया मन में. तब मैंने उस दौरान कंप्यूटर आ गया था, करीब 2000 के आस की बात है. तब तक कंप्यूटर का थोड़ा बहुत 386, 486 सब आने लगे थे. तो मेरे मन में हो मुझे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म मिला. नए आर के प्रशांत जी ने मुझे सिखाया,
प्रधान जी मेरे गुरु हैं इस मामले में, और उन्होंने वहीं से मैंने कंप्यूटर का स्टार्ट की सीखना। तो मुझे जब बैंक में लगा कि मैं क्या काम कर सकता हूं जिसमें ज्यादा रिस्क ना हो, जिसमें ज्यादा ये दिक्कत ना आए, और मुझे लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प लेके भी, लेकिन मुझे स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं ना, तो मैंने कंप्यूटर सीख जरूर लिया, लेकिन क्योंकि इतने पैसे भी नहीं होते थे अपने आप खरीदने के लिए, तो आरके ब्रह्म से मुझे लोन फैसिलिटी भी मिली, कंप्यूटर भी खरीदा, सीखा भी, और बैंक में ही लोगों से मैंने सीखा थी। मैं पहली बात तो मुझे फिजिकल आईडी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा भाई कोई आपकी आईडी का यूज मिसयूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कई क्वेश्चंस हुए, कई हमारे क्लरिकल साथी भी, ऑफिसर्स भी यही कहते थे कि नहीं हो पाएगा आपका फिजिकल। और फिर फाइनली मैंने ये एक डिक्लेरेशन लिख के दिया, उन्होंने कहा आप डिक्लेरेशन लिख के दे दो, आपकी आईडी बनवा। मैंने कहा ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, यदि कुछ होगा तो जिम्मेदारी मेरी है, और मैंने वो डिक्लेरेशन फाइनली दे दिया, क्योंकि मुझे लगा देखा जाएगा, काम तो करना है, कुछ रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो फिजिकल आईडी का मैंने रिस्क ले लिया, और कुछ चीजें मैंने इस दौरान सीख ली थी कि कीबोर्ड को कैसे डिसेबल किया जाता है, या हेल्प की कैसे ऑन की जाती है जिससे कोई और आपकी कीबोर्ड पर काम ना कर सके, या मैं कीबोर्ड को कैसे अंदर रख करके मैं पासवर्ड डाल सकता हूँ, कुछ चीजें मैंने सीख ली थी। तो इस दौरान मैंने फिर देखा तो पासबुक बहुत आसान लगा मुझे करना, मैंने उसमें कुछ भी नहीं, इसमें तो बहुत आसान है करना, लोगों से सीखा मैंने। और चैलेंज मेरे सामने आया, मेरे को आपको इनको पासबुक करोगे, कोई किसी के पासबुक पर कुछ कर ले जाएगा, तो मैंने उसमें छोटे से जो हमारा पॉकेट फ्रेम होता है, जिसमें साइन गाइड होती है, उसका यूज किया। मैं उसमें अकाउंट नंबर लिख देता था पासबुक के बैक कवर पे, जिसमें वो कवर पेज होता है, उसमें लिख देता था ब्रेल में, जिससे हाँ स्टार्टिंग में पासबुक पे आप ब्रेल में अकाउंट नंबर लिख देते। और मुझे किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप क्यों लिख रहे हो, क्या बात, किसी ने नहीं किया, तो मैं उस पर लिख देता था नंबर जो भी है। और कुछ जो बताने वाले कि फिर बाद में ये होने लग गया कि सारी भीड़ मेरे पास आने लग गई, तो लिखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगने लग गया। फिर मैंने ये कोशिश की कि जो लिटरेट पर्सन हो वो तो अपने आप पढ़ के बताएं, और जो लिटरेट में उनके लिख देता था। बाद में मैंने ये किया क्योंकि टाइम ज्यादा लगने लग गया था, उसमें मुझे भीड़ निपटानी होती थी, और करीब 150-200 पासवर्ड रोज करने लग गया था, 200-250 की पूरी भीड़ मेरे पास होती थी। तो अब ये सफर तो मेरा, उसके बाद मैं प्रमोट हो गया धीमे धीमे 2010 में मैं ऑफिसर बना। फिर उसके बाद स्केल 2, इस समय सीनियर मैनेजर स्केल 3 हूं मैं। और बाकी वो सफर तो मेरा बहुत रहा, लेकिन आज की डेट में जब स्टार्टिंग में किसी ने बात बताई कि हमारे वो बीएनए मशीन के नाम से जानते हैं उसको, जिसमें कैश डिपॉजिट करते हैं, ये करते हैं, तो मैंने लोगों को डिपॉजिट भी करवाया, और लोग कैसे, अब दोनों काम वो मशीन एक ही करती है, उसमें एटीएम का भी होता है और डिपॉजिट भी होता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या है कि उसमें जो टॉकिंग सिस्टम उसमें नहीं है बीएनए मशीन में। बाकी कई एटीएम में टॉकिंग होते हैं, लेकिन उसमें टॉकिंग नहीं है। तो मैं कीपैड कैसे लोगों को बताता। एक बार मेरे से ऐसी गलती भी हुई कि मैंने किसी की, क्योंकि वो 5 और 2 का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा अंगुली में गलत चला गया, मैंने नंबर डायल किया और मैंने डिपॉजिट कराया। वहां पर जैसे भी राजेश सर ने बताया कि वो असिस्टेंट वाली बात, उसने बता दिया सर नंबर ठीक है, नाम ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा था, मैंने ओके करके कैश डिपॉजिट करवा दिया, कैश किसी और अकाउंट में चला गया। तो देखा तो खैर लोग हमारे को बहुत भरोसा करते थे, फटाफट वहां से डेबिट करवाया जिसके अकाउंट में गया था, और जहां डेबिट करके जिसमें जहां तक क्रेडिट करवा दिया वहां से अपने कंप्यूटर से, वो कोई दिक्कत उसमें नहीं हुई, मतलब बच गया कुल मिला के। तो उसके बाद सावधानी बरतनी शुरू कर दी कि सावधानी तो बरतने में पड़ता है, एक बार गलती हो जाए तो। और इस तरह से अब आज उसके बाद यात्रा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, सारी चीजें बताई भी नहीं जा सकती हैं, और बस अब मैं ये आज की डेट में बता रहा हूँ आज मैं क्या कर रहा हूँ। आज की डेट में मैं सब कुछ मतलब जो डेली रूटीन के वर्क है, देखिए थोड़ा मैं रिस्क भी ले रहा हूँ, मुझे नहीं लेना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ कि रिस्क नहीं लेना चाहिए जो मैं ले रहा हूँ। लेकिन बीइंग, क्योंकि चीफ मैनेजर के बाद स्केल 3 मेरा ही वहां पर नंबर आता है, कुछ ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल मुझे वेरीफाई भी करनी पड़ जाती हैं मजबूरी में। जैसे कि एटीएम में कैश डलता है, मुझे नहीं करना चाहिए, मुझे पता है, वेरीफाई नहीं करिए, लेकिन मैंने 40-40 लाख तक का कैश वेरीफाई किया है एटीएम कैश डालने का। क्योंकि एक समय आने के बाद आपको भरोसा लोगों पर जमने लग जाता है कि कौन आदमी कैसा किस तरीके का है। बाकी मुझे नहीं करना चाहिए, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन छोटी मोटी ट्रांजेक्शन जो होती हैं, देखिए अकाउंट का एक्टिव करते हैं लोग 400-500, यहाँ तक कि मैं वेरीफाई करता हूँ।
और बाकी डेबिट कार्ड, चेकबुक, SACM, जितनी भी रूटीन की चीजें हैं। और अभी बीच में ये स्कीम आई थी इंश्योरेंस वाली, ये सारे वेरीफाई जितने सारे मेरे हाथ से होते हैं, लगभग अभी करीब 150-200 इंश्योरेंस के खाते भी हमने वेरीफाई किए हैं। मतलब ये रोज का ही काम है मेरा, इंश्योरेंस का करना, चेकबुक का करना, डेबिट कार्ड जो अप्लाई हुए हैं उनको पोस्ट वेरीफाई करना और चेकबुक करना, SACM करना, बाकी लोगों को बैलेंस बताना, काफी सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ। हाँ सर, कोई क्वेश्चन? मैं हिमांशु साहब जी, एक आपसे हमें एक राय जाननी चाहिए। जैसे आपने ये खुल के बताया कि आप कर रहे हैं, लेकिन ये करना चाहिए नहीं चाहिए, हमारे यंगस्टर साथियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या उन्हें उन डार्क जोन से दूर रहना चाहिए कि उन्हें उसमें भरोसे के बेसिस पे उसमें उतरना चाहिए? और मैं इसमें इसी सवाल में मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर मैं वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहता हूँ तो मैं अपने इमीडिएट मैनेजर को कैसे कन्वे करूं जिससे कि बात भी कन्वे हो जाए और उन्हें बुरा भी ना लगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हम लोगों से करवा लिया जाता है, दिक्कत बहुत होती है बैंक्स में। हाँ, और मना करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मना करेंगे तो आपको बोला जाएगा अरे आप तो काम नहीं करना चाहते। तो किस तरीके से आपने ऐसी सिचुएशंस को हैंडल किया होगा, हम जरूर जानना चाहेंगे। राहुल जी और हिमांशु सर, तो हिमांशु देखिए, जहाँ तक मैं सोचता हूँ एक रिस्क फैक्टर जहाँ तक होता है, मान लीजिए मुझे पता है कि यदि भाई 1500 रुपए की गलती कहीं हो गई, वैसा होता नहीं है तो मैं इसको झेल सकता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन जो बड़ी ट्रांजेक्शन में लोगों को सलाह दे दूंगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन छोटी मोटी 1000 तक की 500 तक की कर सकते हैं तो जो कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि भाई लोग किस तरीके के लोग हैं करके। 500 बच्चे स्कूल, अब मान लीजिए बच्चों के पैसे आ रहे हैं स्कूल के 400-500 की है, अब बल्क ट्रांजैक्शन होती है, वेरीफाई करनी पड़ती है, करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। मैं निफ्टी भी करता हूँ बस। हाँ, सो पांडे सर और राहुल जी, जहाँ तक राहुल जी ने बताया, मैं अपने जो हमारे जो मैनेजर है, चीफ मैनेजर, मैं अभी बीच की बात है, मैंने कहा सर आप देखिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी, तो बड़ी ट्रांजेक्शन आप रिश्वत मत करवाइए। और बड़े आराम से वो मांगे सर आप ठीक कर सकते हैं तो जो कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होती है, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि भाई लोग किस तरीके के लोग हैं करके। 500 बच्चे स्कूल, अब मान लीजिए बच्चों के पैसे आ रहे हैं स्कूल के 400-500 की है, अब बल्क ट्रांजैक्शन होती है, वेरीफाई करनी पड़ती है, करने में क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। मैं निफ्टी भी करता हूँ बस। हाँ, सो पांडे सर और राहुल जी, जहाँ तक राहुल जी ने बताया, मैं अपने जो हमारे जो मैनेजर है, चीफ मैनेजर, मैं अभी बीच की बात है, मैंने कहा सर आप देखिए आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, मेरी भी बन जाएगी, तो बड़ी ट्रांजेक्शन आप रिश्वत मत करवाइए। और बड़े आराम से वो मांगे सर आप ठीक कहते हैं तो बड़ी जो है ट्रांजेक्शन आप सब नहीं करवाएंगे। जी पांडे सर, तो मैं इस मंच से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों को देना चाहूंगा। हमने पांडे सर की कहानी अभी सुनी। अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते तो एक भी ट्रांजैक्शन के लिए हाँ मत कीजिएगा। अगर आपने एक बार कर दी तो वो प्रैक्टिस बन जाएगी, बार बार आपको कहा जाएगा। बी वेरी क्लियर इन दिस थॉट प्रोसेस। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां पे आपको वाउचर्स देखने होते हैं, उन ट्रांजैक्शन से बचिएगा जहां पे आप खुद कन्विंस नहीं है, खुद वेरीफाइड नहीं है। बहुत सारे फ्रॉड्स, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं जहां पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ना मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और नाम के पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं, बट दे आर इन्वॉल्व। और ये मैसेज सेट हो रहा है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज आर इन फ्रॉड। इनफैक्ट टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपना प्रमोशन का इंटरव्यू देके आया हूं और मुझसे जो सवाल पूछे गए वो यही पूछे गए कि इस फ्रॉड में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन्वॉल्व थे, आपका इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, तो प्लीज, बैंकिंग बहुत टफ है, बैंकिंग बहुत डिफिकल्ट है। वी हैव टू बी वेरी 1 मिनट जस्ट बस लेट मी कंप्लीट। मैं पांडे जी को थैंक यू करना चाहूंगा और इनके जज्बे को मैं अभी भी सलाम करता हूं। पांडे सर ने अभी पिछले साल ही अपना CII भी कंप्लीट किया है। आप समझ सकते हैं किस किस्म की ये लर्नर है कि इस एज में, इस प्रोफाइल में आने के बाद भी ही इज स्टिल लर्निंग एंड क्वालिफाइंग द एग्जाम्स। थैंक यू पांडे सर। ओवर टू राजेश सर।
सर मेरा नाम अभिषेक मित्तल है। 9% को लेकर चल रहा है, लेकिन बैंकिंग कम्युनिटी में लो विजन भी आते हैं। जैसे मेरा विजन 6/60 है, अब 6/60 पार्शियल रह गया है। तो मुझे जब बैंक में जब मैंने ज्वाइन किया था तो इनिशियली आदमी के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो कुछ भी ना करे जिसके लिए अपन लोग को कहा जाता है कि अपन ऐसे हैं, और या फिर आदमी पूरी तरह से कोशिश करे कि वो अपना काम कर लेना चाहता है। तो जैसे ही आदमी कंप्यूटर पे काम करना शुरू करता है, उसको पासबुक एंट्री पोस्टिंग वगैरह दी जाती है, धीरे धीरे उसको जो अभी मैटर उठ ही रहा था, धीरे धीरे उसको पासिंग पे बैठा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रमोशन लेने पर उसको कहा जाता है कि आपने प्रमोशन लिया क्यों, अगर आपसे हो नहीं रहा तो आपने प्रमोशन लिया क्यों, और उसको धीरे धीरे फोर्स करके और उस पर सारे काम डाल दिए जाते हैं सर। ये अब ये क्रॉसिंग जो लाइन वाली जो बात है, ये पार्शियली जो विजुअली इम्पेयर्ड है उसके लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैं मेरी ब्रांच में आरटीजीएस पास करता हूँ, आई एम द एबीएम इन द ब्रांच, और सारे आरटीजीएस मेरे पास ही आते हैं। अब चाहे मैं उसको फोन में फोटो खींच के बड़ा करूँ जी, मैं एक्चुअली अभिषेक जी आपका सवाल समझ गया हूँ। ये एक सुनिए, मेरा इस मामले में हमारे पैनलिस्ट का भी मत हम जान ही रहे हैं। पहली बात तो ये कहना कि केवल ब्लाइंड पर चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में, ऐसी बात नहीं है। ब्लाइंड और लो विजन दोनों की बात है, विविवा दोनों के लिए है। ठीक है, दोनों लो विजन कुछ काम देखकर कर सकते हैं, मैग्नीफायर से कर सकते हैं, पर जहां तक बात रेड लाइंस की है वहां तक लो विजन भी ब्लाइंड ही है। उनको अपने आप को, अगर वो ब्लाइंड, एम्बिग्यूटी निर्माण हो जाती है लो विजन के मन में। जैसा अभी आपने प्रश्न की शुरुआत ऐसे की, या तो कुछ न करें, इसका मतलब ब्लाइंड व्यक्ति कुछ नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। ब्लाइंड व्यक्ति बहुत कुछ कर रहे हैं। तो लो विजन को ये धारणा अपने मन से हटानी चाहिए कि टोटली ब्लाइंड कुछ नहीं करते। अरे सर वो धारणा नहीं, आप शांत, मैं सुनिए, बात सुनिए। आपकी शुरुआत ही मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपने मन से कुछ नहीं कोट कर रहा हूं, है ना। तो या तो कुछ न करे इंसान, कहे कि मैं ब्लाइंड हूं, बिल्कुल ये गलत स्टेटमेंट है। व्यक्ति कह सकता है कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं सुन के कर सकता हूं, ये टोटली ब्लाइंड कहता है। अब लो विजन क्या करे? लो विजन ये क्लियर कर दे कि मुझे दिखता कम है, मैं ब्लाइंड लो विजन हूं, तो मैं मैग्नीफायर का इस्तेमाल करूंगा। मैं साइटेड की तरह डॉक्यूमेंट पढ़ के सिग्नेचर वेरीफाई करके ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं कहना सीखना होगा हमको, नहीं कहना सीखना पड़ेगा हमको। हम ये कहते या तो मैं ब्लाइंड हूं, कुछ नहीं करूंगा जी, अच्छा नहीं तो मैं लो विजन हूं, पूरी कोशिश करके अपने आप को साबित करूंगा। लो विजन के टर्म से मैंने ये टर्म बहुत बार सुनी है मुंह से, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? यू वांट टू प्रूव दैट यू आर नॉट ब्लाइंड? डू यू वांट टू प्रूव दैट यू आर नॉट ब्लाइंड? अगर आप ये प्रूव करने के पीछे पड़ेंगे कि आप ब्लाइंड नहीं है तो कभी कामयाब नहीं होंगे ये प्रूव करने में, है ना। तो खैर कोई बात नहीं। तो लो विजन की एम्बिग्यूटी को मैं समझता हूं, लेकिन उनको अपने माइंड में ये बात क्लियर करनी चाहिए कि मेरी विजन लो है, मैं सनेत्र साइटेड नहीं हूं। यहाँ पे मैं पिचिंग करना चाहूंगा। यहाँ हमारे विविवा के लिए भी एक रेजोल्यूशन आ रहा है कि हम इसे एक सेट प्रैक्टिस के तौर पे हर एक बैंक को कंपेल करें कि वो अपना आइडेंटिफाइड लिस्ट ऑफ जॉब्स अपने इंटरनल सर्कुलेशन में include the purely financial transactions from it. We'll work on it. This rough resolution आप बस लिख लीजिए ये भी एक रेजोल्यूशन सामने आ रहा है। आई होप द हाउस इज विथ मी। या तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये ब्लाइंड और लो विजन का मसला इस तरह से आप ना देखिए। लो विजन बैंक में काम जरूर करते हैं और बैंक एक रिस्की सेक्टर है और बहुत अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ पुष्कर जी जब बात कर रहे थे तो। और डिजिटलाइजेशन आने से हमें लगता है कि जॉब कम हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ में ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत आसान होता जा रहा है। अब हम लोग टैब बैंकिंग और ऐप बैंकिंग के ऊपर मूव ऑन हो रहे हैं। आज की डेट में PAPL लोन्स जो है जो कि सिस्टम ही डिस्बर्स कर रहे हैं। इवन कि हमारे बैंक ने तो EOTS स्टार्ट कर दिया है, यानी रिकवरी का भी जो खाली एक मिनट आपको रुकूंगा। दोस्तों अभी तक जो आपने सुना वो रिजर्व बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू सुना, यूनियन बैंक का सुना, स्टेट बैंक का सुना। अगर आप कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनना चाहते हैं तो ये पर्सपेक्टिव है पंजाब नेशनल बैंक का, और ये आप तभी समझ पाएंगे, तभी सुन पाएंगे जब आप खालिद जी को सुनेंगे और आपस में बात
हाँ तो खाली जी अब आप आगे बढ़ सकते हैं। जी, EOTS भी बैंक ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि रिकवरी मैकेनिज्म में आप सबने OTS की बात की होगी, वन टाइम सेटलमेंट। तो उसमें क्या होता था कि बैंक ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन लोगों को डर लगता था अपना डिस्क्रिप्शन यूज करने में। नॉन डिस्क्रिशनरी OTS भी लॉन्च किया था, लेकिन नहीं हो रहा था। तो अभी सिस्टम जनरेटेड EOTS 10 लाख तक बैंक ने लॉन्च कर दिया है, और डेफिनेटली अदर्स बैंक विल फॉलो सून। तो बहुत सारे काम आ रहे हैं जो हम सब कर सकते हैं। और राजेश सर ने, मैं अपनी बात स्टार्ट करूं, जो बात बोली है पार्शियल ब्लाइंड लोगों के लिए, उसको मैं कहना चाहूंगा, ये बहुत ही सही बात बोली है कि सबसे पहले हम खुद को साइटेड नहीं, हम ब्लाइंड समझें। जब हम ब्लाइंड समझेंगे ना, तो रास्ते अपने आप हमारे खुल जाएंगे और हम भी सब कुछ कर पाएंगे जो कर सकते हैं। हमारे साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं अभी चीफ मैनेजर हूं पंजाब नेशनल बैंक में। इससे पहले मेरी 2012 में मैंने बैंक ज्वाइन किया था, और सारी की सारी बैंकिंग मेरी ब्रांच की ही है। लेकिन मैं अभी करंट से स्टार्ट करके वापस पीछे जाऊंगा ब्रांच की ओर। मैं अभी करंटली चीफ मैनेजर हूं जोनल वॉर रूम में, जो सेगमेंट हेड होता है जोनल ऑफिस में, वो हूं मैं वॉर रूम का। वॉर रूम एक रिकवरी का ही प्रपोर्शन है, क्योंकि आज की डेट में NPS बहुत ज्यादा राइज हो गया है। तो वॉर रूम एक स्पेसिफिक एक सेगमेंट बना दिया गया है, और मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, और आप सब भी कर सकते हो, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो खाली यहाँ एक छोटी सी क्लैरिटी मैं चाहूंगा, जो वॉर रूम आप बता रहे हैं वो क्या स्ट्रेस एसेट्स पे काम करता है, या SMA अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, या NPA अकाउंट्स? ठीक, ये रिकवरी का ही एक पार्ट है। रिकवरी में जो भी बर्निंग इश्यूज होते हैं, जिन पे बहुत ज्यादा बैंक को फोकस करने की आवश्यकता है, वो सारा का सारा टास्क जो है वॉर रूम को दे दिया जाता है। जैसे एक थोड़ा बहुत एग्जांपल के लिए बता दूं कि 13(2) के नोटिस जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, 4 के जा रहे हैं, DM एप्लीकेशन पोजीशन लिया नहीं लिया, ये सारे जो भी बर्निंग जिससे कि बैंक को लॉस हो सकता है, वो वॉर रूम देखता है। फ्रेंड्स, ब्लाइंड के साथ जब सीनियर पोजीशन पे हम होते हैं, पर्सन लाइक मी या कोई AGM है, वहां पे आपको एक स्पेसिफिक टीम में काम करना होता है। इवन की स्केल 1-2 में भी होता है। वहां 2 तरीके का चैलेंज आता है। एक तो कुछ लोग हमारे अंडर में होते हैं जिनसे हमें काम लेना होता है, और दूसरा कुछ लोगों को हमारी रिपोर्टिंग होती है जिसके हम अंडर में होते हैं। और दोनों ही सूरत में लोग ब्लाइंड को रखना नहीं चाहते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बॉस ब्लाइंड हो, और कोई भी बॉस जो है ये नहीं चाहेगा कि मेरे अंडर में जो काम कर रहा है वो ब्लाइंड हो। तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। इसके लिए हमें काफी टाइम लगता है प्रूफ करने में खुद को, और जैसा कि बैंक की गाइडलाइंस भी है कि हमारे ट्रांसफर नहीं होते हैं, ये बहुत बड़ा हेल्प भी करता है हमें अपनी इमेज बिल्ड करने में। मैं अपने छोटे से इंसिडेंट से बताऊंगा आपको। जब मैं इससे पहले जोनल रिकवरी सेंटर में था, तो मेरी जब पोस्टिंग वॉर रूम में की जा रही थी, तो जो AGM थे उन्होंने कहा सर ये तो विजुअली इंपेयर्ड है, इनको चेंज कर दीजिए। CGM से बोला, तो CGM ने कहा कि आप उसको जानते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं जानता नहीं हूँ। कह रहा तुम जैसे 10 लोगों से ज्यादा काम कर सकता है वो ब्लाइंड होते हुए। तो आपको अपनी इमेज बनानी होती है। जब CGM ने ही कह दिया, जो कि जोनल हेड है, तो AGM की तो वहां पे कोई विसात ही नहीं है, वो चाहे या ना चाहे उसको मुझे लेना ही पड़ेगा। फिर भी कोई मुझे इस बात का एरोगेंट नहीं है, मैं उस AGM को अपना बॉस ही समझूंगा, हमेशा उसके साथ हम्बल और पोलाइट रहूंगा, और उसके हिसाब से ही चलूंगा। ये नहीं कि CGM मेरी तारीफ कर रहा है तो मैं बहुत हवा में उड़ने लग जाऊं। अब ये सिचुएशन कैसे है, CGM कैसे जानता है? जब हम जहां भी काम करते, जैसे जो मैं रिकवरी में काम कर रहा था, तो वहां मेरे GM साहब जो भी मुझे काम देते रहे, सारे के सारे काम मैं बहुत अच्छे से करता रहा। प्लस मैंने कुछ प्लानिंग्स बना करके दिया कि कैसे हम रिकवरी को और अच्छे से इनहांस कर सकते हैं, क्योंकि जोनल रिकवरी जो सेंटर है पूरे जोन की रिकवरी देखता है। उनको मेरे पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे, उनको मेरी एबिलिटीज काफी पसंद आई। तो एक दिन मैं खुद सुन रहा था, हमारे यहाँ ऑफिसर मैं एज चीफ मैनेजर एंड अबव्स के लिए, वहाँ GM CGM सब होते हैं। तो मेरे जो बॉस थे उस टाइम पे GM साहब, वो CGM से कह रहे थे कि यार ये जो खालिद लड़का दिया है ना आपने, ये ब्लाइंड जरूर है, ये बहुत बेहतरीन बंदा है, बहुत ही पॉजिटिव है और बहुत अच्छे से काम करता है। तो हम ये जानना चाहेंगे खालिद जी कि ये पॉजिटिव इमेज जो आपने क्रिएट की, बहुत फख्र की बात है। तो आप इस समय कौन से 2-3 आप टास्क हमें बताएं, और किस तरह से आप टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एड सब यूज करके ये आप कर रहे हैं, और क्या न्यू एक्सप्लोरेशन, जैसा कि हमारा सेशन का ये मुद्दा है, और क्या आप समझते हैं कि क्या और कैसे हो सकता है? बिल्कुल, मैं उसी बात पे ही आपके आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वॉर रूम का सेगमेंट हेड हूँ। सेगमेंट हेड होने का मतलब ये है
कि आपके पास एक टीम होती है, आपकी टीम जो भी आपको टास्क असाइन किया गया, पूरा जोन का टास्क आपको मॉनिटर करना है, देखना है, पूरे जोन से फॉलो अप लेना है, काम करवाना है। हमारे अंडर में जितने भी सर्कल्स हैं, सारे सर्कल्स से भी आपको फॉलो अप करना है और काम करवाना है। फॉलो अप का टास्क राहुल ने अच्छे से बताया ही है कि पूरा आप ईमेल के साथ या फोन के साथ कर सकते हैं, उसमें कहीं भी एक्सेसिबिलिटी का कहीं कोई इशू नहीं होता है। अब दिक्कत कहाँ आती है एज विजुअली इम्पेयर्ड, कि आपको रिपोर्टिंग करनी होती है डेली की डेली। आप रिपोर्ट बनाते हैं जो कि एजीएम को पुटअप होगी, एजीएम आगे डीजीएम को पुटअप करेगा, सीजीएम को पुटअप करेगा। तो मेरी टीम जो रिपोर्ट बनाती है, मैं उनसे बाय हार्ड कॉपी लेने के बजाय मैं बोलता हूँ आप मुझे मेल कीजिए, वो मुझे मेल करते हैं, उसमें मैं चेक करता हूँ, अगर मुझे कोई करेक्शन लगता है तो ये कर सकता हूँ या उनको सजेशन देता हूँ, वो करेक्ट करके वापस मुझे मेल करते हैं, उसका प्रिंट आउट लेकर के फिर मैं साइन करके उसको आगे भेजता हूँ जीएम के पास, एजीएम के पास, एजीएम उसको आगे पुटअप करते हैं। ये तो हो गया ह्यूमन। तो ये एक्सेसिबल चीज है, रिपोर्ट जो बनती है आपके पास आती है मेल से, वर्ड फाइल में ही कंसोलिडेट करके फिर टोटली एक्सेसिबल, टोटली एक्सेसिबल है, कोई ऐसा मुश्किल टास्क नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं, हम सब लोग जो। और एक सवाल है खालिद जी, वहाँ पे क्या आप रिकवरी एज ए रिकवरी ऑफिसर भी आप एक्ट करते हैं? नहीं सर, मैं रिकवरी ऑफिसर नहीं हूँ, रिकवरी ऑफिसर अलग होते हैं। रिकवरी ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनको कई बार आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह भी सारा हैंडल करना होता है। हमारे रिकवरी के अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे जुनून शस्त्रा मैंने बताया, सर्कस शस्त्रा बताया, तो वहाँ पे रिकवरी का स्पेसिफिक काम होता है। हम लोग उनके ऊपर मॉनिटर करते हैं वो जो भी टास्क उनको असाइन है वो प्रॉपर्ली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किन टास्क पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, और वो उनको थोड़ा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आप कैसे अपने आप को और इनहांस कर सकते हैं। खालिद, बहुत बढ़िया से आपने बताया। और मेरे मेरा एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ। राहुल, मैं 1 मिनट थोड़ा सा आपको रोकूंगा। एक्चुअली मैं पहले एक बार थोड़ा बात कर लेते, फिर क्वेश्चंस मैं लूंगा, डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस लूंगा। अभी मैंने थोड़ा सा ही बातचीत किया, 2-3 क्वेश्चंस आप लोगों ने रेज किए हैं। प्लीज अपना क्वेश्चंस आपका जरूर इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा सा उसको आप संभाल के रखिए, मैं लेता हूँ क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, जो मैंने राजेश सर ने पूछा कि इमेज कैसे बिल्ड करनी है या कैसे होता है, तो पहले भी डिस्कस हुआ है और हम सब जानते हैं। हमें सबसे पहले तो अपने बैंक के सर्कुलर्स, बैंक के प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि आपको जब टीम हम हैंडल करते हैं, टीम जो मैंने बताया, जो चीज मैं बोल रहा था कि टीम हैंडल करना आपको कैसे है। जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी टीम में एक लड़की थी जिसने छुट्टी जाना था जनवरी में, तो मैंने कहा मेरी ओर से ओके है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार एजीएम से बातचीत कर लीजिए। मेरे सामने एजीएम से बात किया, छुट्टी उट्टी चली गई, उसी टाइम पे ईडी सर की विजिट हो गई, तो सबने बोल दिया किसी परमिशन नहीं लिया, एजीएम ने भी हाथ खड़े कर दिए, हर किसी ने हाथ खड़े कर दिया, लोगों ने बोला कि इसको विदाउट पे लगाइए। तो मैंने कहा नहीं भाई, मेरे से परमिशन लेके गई है और मेरे सामने एजीएम से भी बातचीत हुई है। तो मैंने वहाँ उसका सपोर्ट किया सबके अगेंस्ट में जा करके, और उसकी जो है छुट्टी लीव विदाउट पे नहीं लगी। तो इससे उसको ये कॉन्फिडेंस आया कि ब्लाइंड होने के बाद भी मेरा बॉस जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। आपको अपने एम्प्लॉइज को प्रोटेक्ट भी करना है जो आपके अंडर में है, आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, प्लस आप जब तक उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तब तक वो आपकी बात क्यों मानेगा, आप पे क्यों ट्रस्ट करेगा, उसको लगेगा कि आप तो बैकअप कर जाते हो। तो सही चीजों के लिए हमें हम्बली, ये नहीं कि लड़ाई करना है जीएम से, एजीएम से, प्यार से बोलना है कि नहीं सर, मैं सर पोलाइटली सर कहना चाहता हूँ कि आप इसने जो है आप मेरे सामने आपसे परमिशन लिया था। तो ऐसे करके मैंने उसको प्रोटेक्ट किया और उसका काफी ज्यादा फेथ मेरे ऊपर है। कई बार मतलब हम उससे टाइम के बाद भी अगर रुकते तो रुक जाती है, काम करती है, पूरा काम करके जाती है। अब मैं आता हूँ, इससे पहले जो है मैं ब्रांचेस में था, मेरी 2012 में पंजाब नेशनल बैंक में जो है। खालिद, इसी प्रोफाइल से रिलेटेड हम अपने आप को समय का अभाव होने के कारण अभी इस प्रोफाइल पे रुकते हैं, और इस प्रोफाइल को थोड़ा और समझने के मेरे कुछ सवाल हैं और मेरे जो ऑडियंस है हमारे सामने उनके लिए भी मदद होगी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप रिपोर्ट्स, क्योंकि आपका बहुत सारा काम डेटा से रिलेटेड है ना, आपके जो अकाउंट्स हैं वो एक्सेल में आपको डेटाबेस में मिलते होंगे, तो क्या जो ये रिपोर्ट्स आप जनरेट करते हैं तो क्या उसका सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल है पंजाब नेशनल बैंक में? जो भी रिपोर्ट्स हैं वो एक्सेल में जनरेटेड होती हैं। एक्सेल में एक EDW है हमारे यहाँ जिसके अंदर आपको सारी रिपोर्ट्स मिल जाती हैं। सो EDW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा वेयर हाउस। EDW पूरा जो है एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज एक्सेसिबल करानी है तो आप IT को मेल कर सकते हो कि ये रिपोर्ट्स मुझे एक्सेसिबल फॉर्मेट्स में चाहिए, तो वहाँ पे एक एक्सेसिबल फॉर्मेट्स की रिपोर्ट्स अलग से है, तो वो आपको बिल्कुल एक्सेसिबल। तो जितनी रिपोर्ट्स की जरूरत आपको है जो आपके प्रोफाइल में है, उतनी रिपोर्ट्स आप कहते हैं कि एक्सेसिबल फॉर्मेट में आपको मिल जाती है, राइट? जी, ठीक है। तो अब आप ब्रीफ में अगर अपना ब्रांच का एक्सपीरियंस, क्योंकि आपका बहुत ही एक्सटेंसिव ब्रांच का एक्सपीरियंस है, मैं आपसे काफी वक्त से बात करता आ रहा हूँ, तो ब्रीफ में अगर आप अपना थोड़ा ब्रांच का एक्सपीरियंस बताएं
तो हम ऑडियंस को काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, मैं जो भी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सबको ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को जो है, मैंने जब ब्रांच ज्वाइन किया था, सबकी तरह मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 साल मुझे भी लगा जॉब मिलने में। फिर मैंने जब काम स्टार्ट किया, मैंने भी सेम वे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से ही काम स्टार्ट किया था। फ्रेंड्स प्लीज, मैंने अकाउंट ओपनिंग जो है ऑथराइज करना या फिर केवाईसी करना या चेकबुक करना, इनमें रिस्क जरूर है, लेकिन मैंने ये देखा कि रिस्क कितना है, कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ। हर व्यक्ति का एक रिस्क जो है टेकिंग कैपेसिटी होता है। तो मैंने देखा कि भाई इसमें रिस्क लिया जा सकता है। अकाउंट ओपनिंग का मैंने काम इस तरह से किया कि मैं हमारे किसी भी ब्रांच में अकाउंट ओपनिंग के लिए पहले कस्टमर हॉल मैनेजर के पास जाता है, वो सारा फॉर्म चेक करके अकाउंट जो ओपनिंग ऑथराइजिंग ऑफिसर उसको दे देता है। फिर सिस्टम में जब एंटर हो जाता है सारी चीजें, तो हम रीड आउट कर सकते हैं। तो कस्टमर को क्रॉस कॉल करके उससे इंफॉर्मेशन लेना कि आप अकाउंट खुलवाने आए थे, नॉमिनी का क्या नाम है या कुछ ऐसी चीजें, या उसका आईडी नंबर को लेकर के मोबाइल के थ्रू साइट्स पे, वेरियस साइट्स पे वेरीफाई करना। इस तरीके से करके मैंने अकाउंट ओपनिंग और केवाईसी, चेकबुक, ये सब मैंने किया है ऑथराइज। फिर धीरे धीरे मैं एक ऐसा पर्सन हो गया जिसमें एजीएम और चीफ मैनेजर के साथ मिलकर के मेरा काम मेनली ब्रांच चलाने का था। जब मैं स्केल 1 में था तभी से ही। फिर धीरे धीरे जब मैं स्केल 2 हुआ, 3 में मैं डिप्टी ब्रांच हेड बना कालका जी ब्रांच में। और वहाँ पे डिप्टी ब्रांच हेड होना, मुझे लगा कि ब्रांच हेड होने से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके पास एक ब्रांच हेड होता है। तो ब्रांच हेड के साथ मिलकर के आपको ब्रांच चलाना होता है और बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है ब्रांच। कुछ टाइम में हॉल मैनेजर भी बना। हॉल मैनेजर में मैंने अपना खुद का रूल रेगुलेशन बनाया हुआ था, अपने हिसाब से मैं ब्रांच चलाता था। लाइक जो भी ऑफिसर है, कंसर्न पर्सन से ही मिलने, जैसे अकाउंट ओपनिंग का ऑफिसर है, उसके बाद खुद ही कस्टमर आएगा, वो सारी चीजें ऑथराइज करके फिर फाइनल अकाउंट ओपनिंग के लिए मेरे पास भेजता था। तो मैं वहां से उसको अकाउंट ओपनिंग का वेरीफाई करता, जो मैंने मेथड्स बताया उस तरीके से, या कस्टमर पास में तो उससे खुद ही बात कर लेता था, नहीं तो क्रॉस कॉल के थ्रू। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई ट्रांजेक्शन है जो कि किसी की लिमिट से बाहर है, तो मैंने अपना मैकेनिज्म बनाया था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बनाइए, मैंने बोला था कि भाई आप जो भी आप जो एनएफटी देख रहा है, आरटीजीएस देख रहा है, आप ये लिखिए कि आपने इंस्ट्रूमेंट्स को अप्रूव, इंस्ट्रूमेंट्स आपने देख लिया है यूवी लैब में, प्रॉपर है इंस्ट्रूमेंट में, किसी तरह का कोई फॉल्ट नहीं है, सिग्नेचर प्रॉपर है, लेकिन ये आपके पावर में नहीं है। यानी एक नोट पुटअप करवा देता था चेक के पीछे ही, और कोई किसी गाइडलाइन का ये कुछ भी पोर्शन नहीं था, लेकिन मैं अपनी ओर से एक नोट पुटअप कराता था और वो इसके बाद मैं उसको अप्रूव करता था। लेकिन इस तरह के ट्रांजेक्शन बहुत ही कम होते हैं, मैं यह भी आपको बता दूं फ्रेंकली, क्योंकि ज्यादातर ट्रांजेक्शन जो है वो स्केल 2 के पावर में आ जाता था। बहुत ही कम ऐसा दिन भर में एक आध कोई ट्रांजेक्शन आता था जो मेरी पावर में होता था। तो मैंने वहाँ काम किया। वहाँ पे मैंने 3 महीने के लिए जब ब्रांच हेड भी ऑफिशिएट किया था। वहाँ पे जब मेरा ब्रांच हेड का ट्रांसफर हो गया था, 3 महीने मुझे चार्ज मिला, और उसमें मैंने कोई किसी तरह का लोन वगैरह तो नहीं किया था। लेकिन एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था कि मैंने जो है एक एनपीए हो गया था अकाउंट, लेकिन सिस्टम की फॉल्ट से हुआ था। मैंने खुद चेक कर लिया था उसको कि उसमें पैसा आ गया था, उसके बावजूद भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से अकाउंट एनपीए हो गया था। तो मुझे बोला गया कि आप इसको रिस्ट्रक्चर कर दीजिए। तो उसको फिर हमने जो है रिस्ट्रक्चर किया था। बाद में उसके लिए मुझे चिट्ठी भी मिली थी, तो मैंने उसका पहले तो ये रिप्लाई कर दिया था कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डिप्टी सर्कल हेड, क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था, मेल की कॉपी मेरे पास थी। तो लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं इस तरह से नहीं रिप्लाई करते, वो आपको इसलिए मिल गया कि लूप है, जो भी जिसकी गलती है सबको जाता है, आपका वैसे कोई गलती नहीं, आप यही लिखिए कि सिस्टम पर फॉल्ट था। तो मैंने उन लोगों की बात मान के फिर दोबारा उसको रिप्लाई कर दिया। रिस्ट्रक्चरिंग ने तो इतना बैंकिंग में बहुत लोगों के लिए काम जनरेट किया कोविड के टाइम पे, जब आरबीआई की पॉलिसीज आई रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर। आपने बहुत बढ़िया से खालिद ऑपरेशन के बारे में बताया। एक चीज मैं राहुल एक सेकंड मैं जस्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा क्रॉस सेलिंग पे भी बताएं, क्योंकि आप ब्रांचेस में रहे हैं, तो कैसे आप क्रॉस सेलिंग में कंट्रीब्यूट करते थे? बिल्कुल। जो मैं जो काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो ये मानता हूँ कि काम जब आप करोगे तो गलती भी आपसे होगी। ऐसा नहीं है कि आप काम करो और गलती ना हो। हाँ, काम नहीं करोगे तो गलती कोई भी नहीं होगी, ये इसकी गारंटी है। गलतियां भी हुई हैं मुझसे। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी बोला था इन्होंने सर थे कि फाइलें आती हैं अपलोड करने, सैलरी की फाइल्स। मैं जब नेहरू प्लेस ब्रांच में था तो हम भी फाइल्स वगैरह आती थी मेल पे, उसको अपलोड करते थे। अपलोड करने का मतलब ट्रांजेक्शन क्रिएट करते थे, वेरीफाई नहीं करते थे, उसको वेरीफाई कोई और करता था। तो वो एक बार मैं किसी साइटेड पर्सन को सिखा रहा था, नया नया आया था क्लरिकल में,
तो मैंने उसको बोला ये देख मेल आया हुआ है, इसको डाउनलोड करके अपलोड कर दे। उसने क्या किया कि पुराना ईमेल डाउनलोड करके अपलोड कर दिया और उसको पोस्ट भी कर दिया, तो डायरेक्टली पैसा क्रेडिट हो गया वो सबके अकाउंट में। तो तब तक वो बंदा उसका पार्टी वाला दौड़ता हुआ, अरे सर आपने क्या कर दिया, पुरानी फाइल आपने चला दी, सैलरी चली गई। तो मैं कोई बात, गलती हो गई है, आप बैठिए। उसको फिर रिवर्स किया हमने, उतनी ही देर में 4 लोगों ने पैसा विड्रॉ कर लिया था 10,000 रुपए अपने अकाउंट से। तो मैंने कहा चलो इसका भी कोई इशू नहीं है, आई एम स्किल्ड टू, मेरी पावर है, मैं जो है टेम्परेरी ओडी क्रिएट कर देता हूँ। सारे अकाउंट में टीओडी क्रिएट कर दिया, सैलरी अकाउंट थे तो आगे मैंने सैलरी आई, पैसा आ गया वापस। ये आपकी बिल्कुल इनोवेटिव अप्रोचेस हैं खालिद जी, बहुत ही मतलब ये मैं कहूँगा कि यू आर एक्सपांडिंग द ग्रे एरियाज मोर एंड मोर, और जरूर आपसे सीखना चाहिए। पर जैसा कि आपने कहा, आप खुद भी ये नहीं कहेंगे कि हर कोई ऐसा कर सकता है और हर किसी को ऐसा करना ही चाहिए। बिल्कुल योर अप्रोचेस आर इनोवेटिव, आपकी रिस्क एपेटाइट है और आप खुले दिल से काम करते हो। जैसे कहते हैं खुले बल्ले से बैटिंग कर रहे हैं तो रन भी बनेंगे, जब खुले बल्ले से बैटिंग करेंगे तो एक और इंसिडेंट सर नहीं खालिद जी थोड़ा, क्योंकि बहुत हम बिहाइंड द शेड्यूल चल रहे हैं, 3 स्पीकर्स और बचे हैं, तो हाँ प्लीज थोड़ा मुख्तसर में आप। जी सर, एक इंसिडेंट ये भी हुआ था कि एक दिन जेबीएम की सीट पे कोई था नहीं हुआ, उस टाइम पे मैं ही डिप्टी ब्रांच हेड था। तो एक क्लैरिकल थी, जैसे इन्होंने बताया कि रैपो बन जाता है, हमें लगता है कि गलत काम करेगी नहीं, गलती होता नहीं है, अच्छा काम करती है। तो वेरीफाई करता, कस्टमर बहुत ज्यादा थे, सिर पे खड़े थे, तो कई बार पूरा एक्सेसिबल है, देख सकते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो गलत जो है टैन में पैसा चला गया इनकम टैक्स का। हमारे यहाँ कॉलेजेस के अकाउंट है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज का वो मामला था, तो करीब जो है 27-28 लाख रुपए किसी और अकाउंट में चले गए। तो अब पैसा उसके अकाउंट सॉरी टैन में चला गया। अब जो है वो आया, उन्होंने कहा कि हमारा इनकम टैक्स जमा ही नहीं हुआ, वो 1 महीने के बाद आया, तो सारा प्रोसेस निकल चुका था। तो फिर उसके बाद मैंने जो है वो क्लर्क बहुत डर रही थी कि भाई मेरी तो फंसा देंगे, आप तो ब्लाइंड हो, आप तो बच जाओगे। मैंने कोई दिक्कत नहीं, कोई हर चीज का सोल्यूशन है, पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही है ना। तो मैंने फिर मेरा एक दोस्त था इनकम टैक्स में कमिश्नर, उससे बातचीत किया, उसने बोला कि जो रेमेडीज है उसको पूरा फुलफिल कर लो, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा बना करके एक सीडी वगैरह में लेके जाना पड़ता है। लेके उसने फिर मेरा कांटेक्ट करवा दिया था, जो उसका 10 का जो ऑफिसर था, असेसिंग ऑफिसर, उसके पास गया और उसने उसके करेक्शन कर दिया। तो आज भी वो क्लर्क वो बात भूलती नहीं है, वो कहती है कि आपने इस तरीके से हैंडल किया कि मतलब उनको बहुत अच्छा। तो ये वही जैसा मैंने कहा, आपने इनोवेटिवली और काफी डेयरिंग से भी काम किया है, और बिल्कुल और ब्लाइंडनेस को एक एसेट करके भी, और ब्लाइंडनेस के बावजूद भी इंस्टेड ऑफ इंस्पाइट ऑफ, ये बहुत ही उम्दा चीज है, जरूर काबिल तारीफ चीज है। और इसलिए मैं आपको बीच में रोक रहा हूं कि हमारे पास 4 और पैनलिस्ट हैं, 2 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि मोहम्मद परवेज से मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी बताएं क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हेलो, सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं मोहम्मद परवेज, सीनियर मैनेजर हूँ इंडियन बैंक में। 2009 में मैंने एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था इलाहाबाद बैंक में। इलाहाबाद बैंक गॉट मर्ज विद इंडियन बैंक इन 2020, और 2020 में ही मेरा लास्ट प्रमोशन हुआ था एज अ सीनियर मैनेजर। तो तब से मैं जो है सीनियर मैनेजर हूँ इंडियन बैंक में। देखिए, अभी तक जो डिस्कशन हुआ है काफ़ी रिच डिस्कशन हुआ है। इसमें कुछ बातें, जैसे पुष्कर जी हमारे साथ हैं, बैंक ज्वाइन करने से पहले मैं पुष्कर जी की ब्रांच गया था मिलने, उनको शायद याद नहीं होगा। जब बैंक में सिलेक्शन हो गया था तो हम लोग सोचते थे कि बैंक जाके करेंगे क्या। देखिए, अभी हमारे पास इतने सारे लोग हैं बताने के लिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ये हमेशा से ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। एक टाइम पे हम लोग सोचते थे कि अब करेंगे क्या बैंक में जाके। तो पुष्कर जी के पास गया था मैं, इनके सामने 40-50 लोगों की लाइन लगी हुई थी जिनकी ये पासबुक प्रिंट कर रहे थे। बहुत देर तक तो हमें इनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद फिर इनसे हमने कुछ समझा और अपने आप को इस लायक बनाया ताकि हम जहां हमारी पोस्टिंग हो रही है वहां जाके हम कह सकें कि एटलीस्ट ये तो हम कर ही सकते हैं। तो मैं उनका आभारी रहूंगा हमेशा। देखिए, मेरा मोस्ट ऑफ द जो टाइम पोस्टिंग रही है वो जोनल ऑफिस के लेवल पे ही रही है। उसमें मैंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किया है, रिकवरी में भी किया है, क्रेडिट मॉनिटरिंग में, इंस्पेक्शन, प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट। प्रेजेंटली हम लोग की 2 लोगों की टीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में, जोनल ऑफिस में। हमारे यहाँ इंडियन बैंक में जोनल ऑफिस होता है, किसी बैंक में रीजनल ऑफिस कहते हैं उसे, ठीक है। इससे पहले मैं ये बात कह देता हूँ कि हम लोग सभी
का जो जैसे कार रेस होती है ना, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो हम लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट है सभी लोगों का एक ही है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस सबके सेम ही रहेंगे, जैसे कि जॉब्स ना मिलना, चेयर ना मिलना, ठीक है, जॉब तो बात की बात है, कंप्यूटर ही नहीं मिलता है पहली चीज, है ना। तो ये सब लोग सब चल रहे हैं, तो कोई थोड़ा आगे निकल गया, कोई थोड़ा पीछे है। तो जो पीछे है, इस प्रोग्राम का पूरा उद्देश्य यही है कि वो कैसे अपनी कार को आगे ले जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग रिस्क की बात कर रहे थे, तो मैं इसको ऐसे रखता हूँ, देखिए प्लीज थोड़ा आपस में बात ना करें, डिस्ट्रैक्शन होता है। अच्छा, एक बार ऑडियंस से चेक कर लेते हैं कि कौन हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए। अभी हमने कौन कौन से बैंक्स के एक्सपीरियंसेस सुने? राजेश सर फ्रॉम रिजर्व बैंक, और अमित पहुजा फ्रॉम SBI, और खालिद फ्रॉम, और अभी स्पीकर कौन से बैंक से हैं? हाँ, सुन रहे हैं भाई साहब। यस, कंटिन्यू करिए। पार्टिसिपेंट हमारे बहुत बढ़िया, मैं तो देख रहा था भाई, अभी जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी ना, तो मुझे लगा कि जैसे बैट्समैन होता है ना, उसको बड़ा संभाल के भाई, ऐसा है आप ना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, कभी भी एज लग सकता है और आप स्लिप पे कैच चला जाएगा। तो पार्टिसिपेंट्स भी हमारे बहुत अच्छे, ऐसा डाइवर्स पैनल और ऐसे डाइवर्स ऑडियंस बहुत ही रेयर बैंकिंग सेक्टर में इकट्ठे होते हैं। और आप लोगों से ये समझिए कि हम लोग आपके बीच के ही हैं, हम लोग कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस ये एक स्ट्रक्चर है कि आप सामने हैं, हम यहाँ हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम सबकी, आपके अंदर, सभी के अंदर पोटेंशियल है, ठीक है। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ जी, हम रिस्क की बात कर रहे थे। तो जैसे देखिए, मैं इसको ऐसे रखता हूँ दिस वे कि देखिए, बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस में पैसा है, पैसा जहां भी इन्वॉल्व होता है वहां रिस्क आ ही जाता है ना। आप एग्री करेंगे कि नहीं? yes. और अब काम को हम देखें तो मैं ऐसे रखता हूँ कि देखिए, एज अ विजुअली चैलेंज हमारे पास कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो ब्लैक हम उनको कह सकते हैं, जो अभी हम नहीं कर सकते या नहीं करने चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोसीजरल या सिस्टम बेस पे जाएंगे तो हमारे लिए हर्डल है, ठीक है। एक है वाइट एरिया, जहां हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, हमारे बहुत सारे लोगों ने बताया, आप समझ ही गए होंगे वाइट एरियाज क्या होते हैं। फिर एक है ग्रे एरिया। ग्रे एरिया जो है वो बहुत ही इंडिविजुअल है, आपके अंदर कितना रिस्क एपिटाइट है, आपका अंदर कितना, आप अपने आप को कितना एजर्ट कर सकते हैं, कितना आप चीजों को समझते हैं। जैसे खालिद भाई ने जो उदाहरण दिए, वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि उनको सिस्टम की समझ थी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आ गई तो उसे हैंडल कैसे करना है, तो उन्होंने मैपिंग कर रखी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वैसे नहीं कर सकते। अब हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हर किसी का सोचना समझना अलग है, नॉलेज का लेवल अलग है, बैंक का एनवायरनमेंट भी अलग है, ठीक है। किसी देखिए, हर बैंक का एनवायरनमेंट अलग है, हर बैंक के जो एक्सेसिबिलिटी लेवल है वो अलग है, हर बैंक का स्ट्रक्चर अलग है, काम करने के तरीके अलग हैं। तो हम लोगों को लगी तो उसे हैंडल कैसे करना है, तो उन्होंने मैपिंग कर रखी थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप वैसे नहीं कर सकते। अब हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हर किसी का सोचना समझना अलग है, नॉलेज का लेवल अलग है, बैंक का एनवायरनमेंट भी अलग है, ठीक है। देखिए, हर बैंक का एनवायरनमेंट अलग है, हर बैंक के जो एक्सेसिबिलिटी लेवल है वो अलग है, हर बैंक का स्ट्रक्चर अलग है, काम करने के तरीके अलग हैं। तो हम लोगों को लगातार ये देखते रहना पड़ता है आसपास कि हम कहाँ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी मिलना होता है, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना होता है। अगर हम मिलने का इंतजार करेंगे तो बहुत लेट हो जाता है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लें। और मैं थोड़ा काम कर जाता हूँ, कुछ मैं शॉर्ट नहीं बताऊंगा। जैसे मुझे मौका मिला है प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट डिपार्टमेंट में काम करने का, ठीक है। हमारा जोनल ऑफिस या आरओ लेवल पे जो क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है उसमें कभी कभी बाइफर्केशन होता है, कहीं कहीं पे, कहीं नहीं भी होता है। तो हमारे यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट अलग था पहले, अभी भी है। उसमें 2 ऑफिसर थे, मैं तो स्केल 2 था उस टाइम पे, हमारे साथ स्केल 3 थे। तो जो काम सिस्टम बेस्ड होते थे, ठीक है, उसमें खाली कॉल करने के नहीं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, हम लोग एजुकेशन लोन सब्सिडी पे काम करते थे। तो आप लोग जानते हैं एजुकेशन लोन सब्सिडी मिलती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं, है ना। एक उसमें होती है ओल्ड CSIS, एक होती है पढ़ो परदेश, एक होती है DR अम्बेडकर। हाँ, तो इसके डिटेल में नहीं अभी हम जाएंगे, ये स्कीम्स हैं, ठीक है। इसी के साथ एक क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन एंड स्किल लोन होता है।
सुना है आप लोगों ने? ठीक है, तो इस पे मैं काम करता था। अब मैं बता दूं कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। अब जैसे हम लेते हैं एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट स्कीम थी CSIS, उसमें 4 लाख रुपए तक का जो इनकम होता है, फैमिली इनकम, ठीक है, उनके बच्चों को जो है कोर्स पीरियड प्लस मोरेटोरियम समझते हैं ना? तो कोर्स पीरियड, सपोज बीटेक कर रहा है कोई तो 4 साल का कोर्स हो गया और 1 साल और देते हैं। वो 1 साल को कभी कभी एक्सटेंड करते हैं रीपेमेंट के लिए, ठीक है, वो मोरेटोरियम में नहीं आता। थोड़ा सा कभी कुछ इश्यू हो गया तो रीपेमेंट जो है वो 1 साल के मोरेटोरियम के बाद शुरू नहीं करते। हालांकि रीपेमेंट का इशू अलग है, उसमें नहीं जाऊंगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। हम इसको सिंपल ले लेते हैं, टू मेक इट सिंपल। तो उसमें क्या होता है कि उनको जो ब्रांचेस होती है उनको हर साल क्लेम बना के देना होता है। क्लेम किस पे बनता है? एक्सेल पे, ठीक है। एक्सेल तो एक्सेसिबल है, हम सभी जानते हैं। एक्सेल पे हम मोस्ट ऑफ द काम तो कर ही लेते हैं जो हमारे मतलब का होता है ना। तो अब क्या होता है कि आपको जब आप जोनल ऑफिस या इस तरह के लेवल पे काम कर रहे होते हैं जहाँ आपके नीचे ब्रांचेस होती हैं, तो आपका बहुत सारा काम एजुकेशन स्प्रेड करने का भी होता है, आपको फैसिलिटेट भी करना होता है, क्योंकि जो ब्रांच लेवल पे काम कर रहा होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका स्किल, ऐसा मैं कह भी नहीं सकता कम होता है, उनका स्किल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं और उनका स्किल लेवल बहुत बहुत हाई है। बहुत बार ऐसा होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट होता है, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो हर सर्कुलर को बैठे, उनके पास इतना प्रेशर होता है। तो एक तो ये हो गया कि पहले हम उन्हें समझाएं कि ये है क्या, किसको मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो वो पूरा फॉर्मेट आपको समझना होता है। मैं पूरा फॉर्मेट इनिशियली तो मैं केवल फॉलो भी करता था, फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि ये किया जा सकता है, इसको कैसे करना होता है। एजुकेशन लोन के अलग अलग डायमेंशंस क्या होते हैं, रीपेमेंट कब शुरू होता है, कितने साल का हो सकता है, ये सारी चीज उसमें आती है, ठीक है। और हम जो इनकम सर्टिफिकेट लेते हैं उसमें कौन सा चलेगा, तो इसमें चलता केवल हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में केवल तहसीलदार का चलता है। फॉर्म 16 वगैरह वगैरह ये या ITR ये नहीं चलता है। तो इस तरह की क्वेरीज आती हैं कि सर ये होगा, ये सब सर्कुलर में ऐसे तो मेंशन होता है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कई बार नहीं हो पाता है। और किसी का देखिए कॉम्प्रिहेंड करने का थोड़ा लिमिटेशन भी होता है, वो भी इशू होता है ना, ये भी एक सच्चाई है। तो उसको सारा चीज बताना, फिर उसके बाद जब आता है तो चेक करना। प्रवेश जी, ये जो एजुकेशन लोन की आप बात बता रहे हैं, तो इसमें क्या आप अप्रेस करके सैंक्शन करते थे या उसकी रिकवरी, क्या फोकस क्या? हाँ, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि इसका प्रोसेस जो था, अभी हो सकता है क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट नहीं हूँ, थोड़ा चेंज हो सकता है। तो उस टाइम जब तक मैं कर रहा था, क्या होता है कि जो क्लेम बन के आता है वो ब्रांच से आता है। हमें जब ब्रांच से फॉर्मेट से हम हट जाते हैं, अभी हम केवल क्लेम पे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि आपको 1-1 साल का ही क्लेम बनता है। 1 साल में उस अकाउंट में जितना इंटरेस्ट लगा वो उसका क्लेम हुआ, ठीक है। उसने हमें बना के भेजा, मुझे क्या चेक करना है, मुझे फॉर्मेट तो पूरा चेक करना है, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, उसका अलग अलग चीजें होती हैं। तो जैसे क्लेम मैंने चेक कर लिया कि जो उन्होंने बनाया है वो CBS पे एक्सेसिबल होता है, हमने 1 साल का देख लिया कि हाँ जितना वहां दिख रहा है इतना ही उन्होंने डाला है इसमें, ओके। उसके बाद हम लोग जोनल ऑफिस के लेवल पे कंपाइल करते थे। कंपाइल करने में ऑफ कोर्स हमारे जो सीनियर मैनेजर से उनकी हेल्प होती थी। उसके बाद हमारे पास से वो FGMO जाता था नेक्स्ट लेवल पे, उसके बाद हेड ऑफिस लेवल जाता था। हेड ऑफिस लेवल से वहां से वो एक्चुअली क्लेम होता था और वो फिर सीधा जो है इंडिविजुअल के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता था। तो वहां पे ट्रांजैक्शन या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व नहीं थी उस काम में। ओके, तो ये प्रोसेसिंग था जो कि एक्सेसिबल जी था बिल्कुल। और आज या और कोई आप टास्क बताना चाहेंगे या फिर? देखिए अभी एक जो जिस डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन का है, उसका नेचर एकदम अलग है। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप थोड़ा ऑफसाइट मॉनिटरिंग वगैरह में भी जो टास्क वगैरह अपने पास में ब्रीफ उसका अगर ग्लिम्स आप दें, क्योंकि ये एक अनटच्ड एरिया है जिसमें मैं खुद ऑडिट एंड इंस्पेक्शन में अभी काम कर रहा हूँ। तो चूंकि ऑलरेडी आप पहले से किए हुए हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आप ये दीजिएगा कि वहाँ इंडिपेंडेंटली सिस्टम बेस्ड काम कैसे किए जा सकते हैं। देखिए ये जो हिमांशु जी बात कर रहे हैं हमारे बैंक में सभी के यहाँ जो इंस्पेक्शन का डिपार्टमेंट होता है जोनल ऑफिस के लेवल पे, उसकी बात करें तो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी मुझे थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए काम करने का मौका मिला है। तो मेरे पास जो एक्चुअली बेसिकली उस समय जो काम होता था वो ऑफसाइट मॉनिटरिंग में जो टिकट रेज होते हैं, है ना, अलग अलग ट्रांजैक्शंस की वजह से टिकट रेज होते हैं तो उनको फिक्स कराना होता है। तो वो
बाकी आईडी पासवर्ड के इशू वो चीजें थी वो भी हम देखते थे, लोगों के आईडी पासवर्ड चेंज करना बनाना वो सब चलता रहता था। लेकिन मैं बेसिकली जो काम उस समय देख रहा था कि जो हमारी OSM के जो टिकट रेज होते थे वो ब्रांच से फिक्स कराना होता था, तो वो बेसिकली एक्चुअली हमें तो परवेश जी जो आप OTMS या ऑफसाइट मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, तो मैं ये क्विक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ जिससे कि हमें क्लैरिटी नहीं, अब इस पे मुझसे ज्यादा क्वेश्चन ना पूछना। हाँ, बस टू बी ऑनेस्ट मैं यही पूछूंगा, जो अलर्ट्स आते थे वो आप जनरेट करते थे या कॉर्पोरेट ऑफिस से आते थे? चलिए मैं भी इसमें आप लोग के संग जुड़ के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं फिनिश कर दूं अपनी बात। यस नहीं तो मैं खुद ही भूल जाऊंगा कि मैं क्या कह रहा था। मैं अभी का अपना बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग बात कर लीजिएगा, मैं यहाँ समराइज कर दूंगा, ठीक है। अभी की जो मैं काम कर रहा हूँ फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट है, उसका नेचर एकदम अलग है। BC सब जानते ही होंगे, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, हमें उनसे डील करना होता है। हमारे पास 4-5 स्कीम होती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, APY, ठीक है। इन सब के हमको टारगेट मिलते हैं और टारगेट से फिर हमारे पास जो ज्यादातर काम होता है वो हमें ब्रांचेस से कराने का काम होता है, तो हम प्यार से कराने की कोशिश करते हैं, और प्यार से जब नहीं होता है तो फिर हम जोनल हेड को दे देते हैं, तो फिर वो हो जाता है। और अभी इस फाइनेंशियल ईयर का टारगेट हम लोग दिसंबर में पूरा कर चुके हैं। इंडियन बैंक में लखनऊ जोन ही एक ऐसा है जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन का टारगेट दिसंबर में पूरा कर लिया है। क्या तो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बिल्कुल इंक्लूसिव होगा, और उसमें जो प्रोसेसेस हैं वो भी हम लोग इस पे भी मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहना चाहूंगा जो एकदम अनरियलिस्टिक लगे, ठीक है। FI डिपार्टमेंट में 2 लोग हैं मेरे साथ, जो है वो साइटेड है। BC से रिलेटेड मैटर्स होते हैं, देखिए BC को लोकेशन देना होता है, उसे विजिट करना होता है, उससे रिगार्डिंग बहुत सारे इशू चैलेंजेस हैं जो आप बीइंग अ विजुअली चैलेंज नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ये रियल टू बी रियलिस्टिक, यस। तो मैं एक टीम में आप अगर इसको आप इसको ऐसे ले लें, देखिए मैं इसको क्रिकेट एनालॉजी में रखूंगा। जैसे हम जब बैटिंग करते हैं तो 2 बैट्समैन होते हैं पिच पे, है ना। नॉन स्ट्राइकर एंड का जो बैट्समैन होता है वो भी जरूरी होता है, तो हम लोग स्ट्राइक रोटेट करते हैं। कभी वो बैटिंग कर रहा होता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसके साथ दौड़ूं, रन बनाऊं, और जब मैं बैटिंग करता हूं तो फिर वो मेरे साथ दौड़ता है। बिल्कुल परवेश जी, आपके मेटाफोर्स बड़े ही पोटेंट होते हैं, वाइट, ग्रे और ब्लैक एरिया, बिल्कुल जो कहा, और एक क्रिकेट की एनालॉजी दी। बिल्कुल एक ब्लाइंड व्यक्ति एक टीम में स्ट्राइक रोटेट करते हुए काम कर सकता है, बहुत बखूबी, बिल्कुल सही बात है। और मैं